हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम यूनिट 2 का एसएसएमडी के अंदर बाकी बचे हुए टॉपिक्स जो हमने नहीं करे थे वो वाले कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा एनकोवा यानी कि एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। तो देखो एनकोवा होता क्या है, तुमने एनोवा पढ़ा था। एनोवा के जैसा ही एनकोवा होता है, बस यहाँ पर एक टर्म आ जाती है कोवेरिएंस। अब ये कोवेरिएंस क्या है ना, ये कोवेरिएंस क्या है, कहाँ यूज हो रहा है, ये कौन सी नई टर्म आ गई है। तो घबराओ मत, आई विल टीच एवरीथिंग इन डिटेल। देखो सबसे पहले एनकोवा को अभी हमें डिटेल में पढ़ना है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर पहले नोट्स रीड करके बताती हूँ। यहाँ देखो, एक्सप्लोर द एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस एनकोवा इन डिटेल। यहाँ पर एनकोवा का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, एनकोवा है क्या, एनकोवा को क्यों यूज कर रहे हैं। तो एनकोवा's primary purpose is to increase statistical power by controlling for continuous variables जिनको हम covariates बोलते हैं, that might influence the dependent variables। नहीं समझ आया, डेफिनेशन से नहीं समझ आएगा। सपोज यहाँ पर मैं बोलती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक है मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जैसे सपोज करो ये है मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और ये है मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब मैं ये तुम्हें बोलूं कि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसका रिजल्ट ऑब्वियसली इस वाले वेरिएबल की वजह से इफेक्ट होगा। सपोज अगर मैं बोलती हूँ कि x है मेरा मेरे मार्क्स और y है मेरा मेरे स्टडी आवर्स, ठीक है। तो मेरे क्या मार्क्स आ रहे हैं वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मैं कितने घंटे पढ़ी, है ना, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये एक तरीके से डायरेक्ट रिलेशन हो गया। बट जरूरी थोड़ी है कि मेरे मार्क्स सिर्फ इसी चीज पे डिपेंड कर रहे हो कि मैं कितने घंटे पढ़ी हूँ। देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट somehow affect my marks, not directly but indirectly, कुछ भी हो सकता है। सपोज मेरे घर में बहुत ज्यादा नॉइज हो रही हो या टीवी ऑन हो तो मैं फोकस नहीं कर पा रही। मैं पढ़ने के लिए तो बैठी हूँ घंटों घंटों, पर मैं फोकस नहीं कर पा रही बिकॉज नॉइज बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो नॉइज है ना, ये इनडायरेक्टली मेरे मार्क्स को इफेक्ट कर रही है क्योंकि मैं ढंग से नहीं पढ़ पा रही। तो ये जो इनडायरेक्ट अचानक से इन्फ्लुएंस कर देता है ना हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को, इसी को हम बस कोवेरिएंस बोलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है, कोवेरिएंस का मतलब है कोवेरिएंस दैट माइट इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ना रिड्यूस करके देखते हैं कि अच्छा इस वाले फैक्टर को मैंने हटा लिया तो अब क्या रिलेशन हो रहा है ना। बेसिकली एनकोवा में हम क्या करते हैं, रिलेशन देखते हैं बिटवीन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, जहां पर हम कोवेरिएंस को हटा देते हैं, उसका इफेक्ट हटा देते हैं, फिर चेक करते हैं। अभी नहीं समझ आ रहा तो आगे चलो और क्वेश्चंस देखेंगे तो तुम्हें समझ आएगा, ठीक है। अभी मैं बस तुम्हारे लिए रीड कर लेती हूँ सो दैट अगर एग्जाम्स में आए तो तुम लिख के आ जाओ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एरर को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, प्रोवाइडिंग मोर प्रिसाइज रिजल्ट्स। तो यहाँ पर क्या होता है, रिजल्ट ज्यादा प्रिसाइज मिलते हैं। ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, कंबाइन एलिमेंट ऑफ बोथ रिग्रेशन एंड एनोवा, making it particularly valuable in experimental and quasi experimental research design। तो यहाँ पर जो एनकोवा होता है, ये एनोवा हमने पढ़ा था। एनोवा प्लस इसमें जब एनोवा में हम रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा एनकोवा बन जाता है। तो एनकोवा एक वही टेक्निक है, एनोवा प्लस रिग्रेशन एनालिसिस। और एनकोवा को जहाँ पर ये जो सीओ है इट स्टैंड्स फॉर कोवेरिएंस, तो एनकोवा में ही कोवेरिएंस होता है, समझ आया। अभी हम जाएंगे टॉपिक के अंदर तो तुम्हें डिटेल में समझ आएगा व्हाट आई एम टॉकिंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैं तुम्हें फटाफट से एक डिफरेंस बता देती हूँ एनोवा और एनकोवा में। एनोवा में हमारे पास कोई कोवेरिएंस नहीं होते जो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे। तो कोवेरिएंट्स वही होता है, एक सेकेंड, ये पेन इतना बड़ा, ओके। कोवेरिएंट्स वही होते हैं, सब एक्स्ट्रा रेम्स वी डोंट वांट टू सी वोज इफेक्ट इन अवर रिजल्ट, ठीक है। हम नहीं चाहते कि उस कोवेरिएंट का हमारे पास रिजल्ट में अफेक्ट आए। हम चाहते हैं, मेरे को स्टडी करनी है कि ये इंसान इतने घंटे पढ़ रहा है, स्टडी आवर्स हैं, ये इंसान इतने घंटे पढ़ रहा है तो इसके इतने मार्क्स आ रहे हैं। अब उस स्टडी आवर्स में सपोज उसकी ये भी इन्फ्लुएंस हो जा रही है कि नॉइज है घर में नहीं है, तो वो तो अलग फैक्टर्स हो गए ना। अगर किसी के घर में नॉइज ज्यादा है और वो अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा तो फिर तो स्टडी आवर्स
अपने आप इन्फ्लुएंस हो जाएगा। पर अगर मेरे को फेयर टेस्ट करने हैं और मेरे को 2-3 लोगों के घरों में कंपेयर करना है कि एक बच्चे जो 8 घंटे पढ़ा उसके कितने मार्क्स हैं, एक बच्चे जो 6 घंटे पढ़ा उसके कितने मार्क्स हैं। अब यहाँ पर अगर दोनों के ही घर में नॉइज़ नहीं है तो इट वाज़ लाइक अ फेयर कंपैरिज़न, है ना? कि दोनों के घर में शांति वाली एनवायरनमेंट है और दोनों पढ़ पा रहे हैं आराम से। तो मैं कंपेयर कर दूँगी कि अच्छा ये वाला बच्चा ज़्यादा पढ़ा तो इसके ज़्यादा मार्क्स आए, या ये कम आवर्स तक पढ़ा बट बिकॉज़ ज़्यादा आवर्स तक उसने खुद के माइंड को इतना स्ट्रेन नहीं करा तो वो अच्छे से पढ़ पाया। ये वो फैक्टर्स हो गए, है ना? बट अगर मैं बोल रही हूँ एक बंदा 8 घंटे पढ़ा पर उसके घर में इतनी नॉइज़ है और एक 6 घंटे पढ़ा बिल्कुल शोर नहीं है, तो ये तो अनफेयर वो वाली चीज़ हो गई ना, अनफेयर इन्फ्लुएंस हो रहा है। इसीलिए हमें फेयर कंपैरिज़न करना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि बस जो मेरा रिज़ल्ट है उसमें उसके स्टडी आवर्स का ही इफ़ेक्ट हो रेदर देन नॉइज़ एटसेट्रा। तो जो भी हमारा कोवेरिएंस होता है हम उसको रिमूव कर देते हैं एंड दिस इज़ नोन एज़ एनकोवा। एनोवा में हम ग्रुप मीन कंपेयर करते थे, ठीक है? लेकिन एनकोवा में हम एडजस्टेड मीन्स को कंपेयर करते हैं, फिर कोवेरिएंस को। अब यहाँ देखो, मैं एक और अच्छी सी डेफिनेशन तुम्हें बता देती हूँ फ्रॉम नोट्स। यहाँ देखो, क्या है ये? एनकोवा इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट कंबाइंस एनोवा एंड रिग्रेशन। ये तो मैंने बता ही दिया। यहाँ पर हम डिफरेंस निकालते हैं ग्रुप मीन्स का व्हाइल कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ कंटेनियस वेरिएबल्स या फिर कोवेरिएट्स। हम इसके इफेक्ट को कंट्रोल करते हैं कि हमारे रिजल्ट में कोवेरिएट का इफेक्ट ना आ जाए। ANCOVA allows researchers to test if group means are significantly different after accounting for the variations caused by covariance. तो हम ANCOVA से ये चेक कर सकते हैं कि क्या जो पहले मीन आ रहा था या फिर पहले जो हमारा रिजल्ट आ रहा था वो अलग है एज कम्पेयर टू जब उसमें कोवेरिएट्स आ गए फिर जो रिजल्ट आ रहा है ना। तो इन सिंपलर टर्म्स एनकोवा एडजस्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर द इफेक्ट ऑफ कोवेरिएट। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको एडजस्ट कर देता है और कोवेरिएट्स के इफेक्ट को रिमूव कर देता है, जहां से हमें एक अच्छा कंपैरिजन मिलता है। ठीक है? इट इज ऑफन यूज व्हेन यू वांट टू कंपेयर द मीन्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स व्हाइल कंट्रोलिंग फॉर कंटीन्यूअस वेरिएबल्स। तो इतना तुम लोगों को समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखते हैं जिसको हम एनकोवा से सॉल्व करेंगे। ठीक है? तुम्हें एनकोवा रिलेटेड कहीं कुछ बहुत डिटेल में क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे क्योंकि इट इज नॉट दैट फॉर्मूला बेस्ड समथिंग। ठीक है? बस कुछ लॉजिक वाली चीज है तो वही देखना, बाकी हाँ एनोवा वगैरह में फॉर्मूलाज होते हैं तो उसको उस तरीके से सॉल्व करना होता है। सपोज मैं बोल रही हूँ ये क्लास है जहां पर मैंने 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग ले लिए, है ना? यहाँ प्रॉब्लम देखो, सपोज मैं बोल रही हूँ कि एक क्लास है, मैं बोल रही हूँ एक क्लास है, यहाँ पर ना मैंने अलग अलग डिफरेंट टीचिंग मेथड्स ले लिए, है ना? जैसे मानो मैं मानती हूँ कि ये जो क्लास 1 थी उसमें मैं उसे पढ़ा रही हूँ व्हाइट बोर्ड से। एक सेकेंड, ओके, ठीक है। अब मानो मैं देखती हूँ कि ये है मेरे स्टूडेंट्स का रिजल्ट। लाइंस बहुत गंदी बन रही है ड्रॉ। देखो, मुझे मानो कुछ स्टडीज करनी है, मैं यहाँ क्लेम करती हूँ कि अगर मैं किसी क्लास में व्हाइट बोर्ड से पढ़ा रही हूँ या मैं किसी क्लास में स्मार्ट प्रोजेक्टर से पढ़ा रही हूँ या मैं किसी क्लास में सपोज गुरुकुल स्टडीज कर रही हूँ, पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ा रही हूँ, गुरुकुल स्टडीज कर रही हूँ, है ना? ऐसा कुछ है। अब और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उन क्लासेस में बच्चे कैसा स्कोर कर रहे हैं। तो इस क्लास में अचीवमेंट बच्चे कैसा स्कोर कर रहे हैं, है ना? मैं यहाँ पर इनकी अचीवमेंट चेक कर रही हूँ। मानो जहाँ पे मैं व्हाइट बोर्ड से पढ़ा रही हूँ वहां बच्चों के 100 में से 100 मार्क्स आ रहे हैं। जहां मैं स्मार्ट इस पे पढ़ा रही हूँ वहां पर बच्चों के 30 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 100 एंड गुरुकुल स्टडीज में बच्चों के आ रहे हैं सपोज 90 मार्क्स आउट ऑफ 100। ऐसे मार्क्स आए। अब क्या मैं इससे ये क्लेम कर सकती हूँ कि कौन सी स्टडी सबसे बेस्ट है, कौन सा पढ़ाने का तरीका सबसे बेस्ट है? क्या पता मैं किसी और क्लास में व्हाइट बोर्ड से पढ़ा रही हूँ लेकिन वहां पर बच्चों का रिजल्ट खराब हो जाए, है ना? तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर हमें मानो कि ये तो मैंने एक फैक्टर क्लेम कर दिया कि अच्छा इस वाली क्लास में मैं व्हाइट बोर्ड से पढ़ा रही थी, देयर आर चांसेस कि व्हाइट बोर्ड से के पढ़ाने की वजह से नंबर ज्यादा आए। पर ये भी तो एक चांस हो सकता है कि जिस क्लास में मैं व्हाइट बोर्ड से पढ़ा रही थी वहां के बच्चे ऑलरेडी थोड़े ज्यादा इंटेलिजेंट हो या उन्होंने वो चीज ऑलरेडी पढ़ी हो और उसका टेस्ट हुआ तो उसका रिजल्ट अच्छा हुआ। ये भी तो चीज होती है ना।
तो स्टूडेंट के इंटेलिजेंस या फिर आईक्यू ये एक इनडायरेक्ट फैक्टर है जो राइट नाउ अफेक्ट कर रहा है उनके मार्क्स को। तो यहाँ पर टीचिंग मेथड के साथ साथ ये भी तो हो सकता है कि वो बच्चे इंटेलिजेंट है या फिर उन्होंने वो चीज ऑलरेडी पढ़ी हो। तो ये हमारा इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट फैक्टर हो गया है ना। मानो ये जो बच्चे हैं इन क्लासेस वाले, इन्होंने वो जो भी हमारा टॉपिक है जो मैं पढ़ा रही हूँ हर क्लास में जाकर, उन्होंने वो ना पढ़ा हो, मे बी इन क्लास वाले बच्चों ने पहले से पढ़ा हो। तो ये भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिजल्ट्स को अफेक्ट कर देते हैं। नहीं समझ आया तो यहाँ देखो, आओ मोशन पे आते हैं हम। ओके, यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या हो रहा है। मानो मैंने यहाँ पर अलग अलग मेथड्स बनाए टीचिंग के। मैंने बनाया, एक है मेरा लेक्चर मेथड, एक है मेरा लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, और एक है वीडियो बेस्ड टीचिंग मेथड। अब इसमें इस वाले मेथड में बच्चे की अचीवमेंट है x, यहाँ पर है y और यहाँ पर है z। ठीक है, लेकिन मुझे एक और फैक्टर देखना है कि क्या पता मेरे उस क्लास के बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो उनका इंटेलिजेंस भी तो मैटर करता है। तो यहाँ पर मैंने एक फैक्टर साथ में इंटेलिजेंस भी बनाया कि एक तो मैंने पढ़ाया, देखो तुम्हें भी पता है कि जिन क्लासेस में बच्चे ज्यादा थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं वहां टीचर टीचर को वो एफर्ट्स कम करने पड़ते हैं समझाने में, राइट, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो बच्चे को वो चीज आती होगी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता है कि अगर उस बच्चे को पहले से वो चीज आती है और वो इंटेलिजेंट है, तो देयर आर चांसेस कि उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पर टीचर ने कितनी मेहनत की वो कैसे पता चलेगा। ये यही कोवेरियंस होता है। लेकिन ये इंटेलिजेंस तो वो कंट्रोल नहीं कर सकते ना किसी की, है ना, इंटेलिजेंस तो कंट्रोल नहीं कर सकते, घर में शोर हो रहा है वो तो नहीं कंट्रोल कर सकते। तो इसी को हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स इंटेलिजेंस। अब मैंने यहाँ पर ले लिया ABC। तो ये जो हमारा पूरी चीज हुई ना इंटेलिजेंस, इसको क्या बोला, कोवेरिएंट। और यहाँ पर ये हम कैलकुलेट कर रहे थे, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था, अचीवमेंट। और लेक्चर्स मेथड्स ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, ठीक है, क्योंकि हम कैलकुलेट तो मार्क्स ही कर रहे थे, तो मार्क्स मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब हम इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं, इसमें वैल्यूज डालते हैं और चीजों को देखते हैं। यहाँ देखो, अब क्या हुआ, जब हम कंपेयर करने लगेंगे कि अच्छा ये बच्चा इंटेलिजेंट इतना है और इसने इतना स्कोर करा, या फिर बच्चे को पहले से इतना आता था और इसने इतना स्कोर कर लिया, और फिर उस वैल्यू के अकॉर्डिंग जब हम कोवेरिएंस के अकॉर्डिंग अपना एक नया एक्शन निकाल लेते हैं, मतलब नई अचीवमेंट्स निकाल लेते हैं और उनके अकॉर्डिंग देखते हैं कि किसमें कितना मॉडिफिकेशन आया, उसी को अनकोवा बोलते हैं। जहां पर हम कोवेरिएंस को भी चेक करके फिर एक नई अचीवमेंट निकालते हैं, नया डिपेंडेंट वेरिएबल निकालते हैं एंड देन चीजों को कंपेयर करते हैं। ओके, समझ आ रहा है। यहाँ देखो, x and y and z and values are the new combined values that tell about student achievement and intelligence। तो यहाँ मैं क्वेश्चन करती हूँ जहां पर वी आर गोना कंपेयर ऑल दिस। यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने सेम डेटा ले लिया, इंटेलिजेंस और कोवेरियंस वाले, है ना। यहाँ मैंने सेम डेटा ले लिया, ये है इंटेलिजेंस और ये है अचीवमेंट। इंटेलिजेंस को ABC माना, अचीवमेंट को XYZ माना। अब यहाँ पर हम नंबर्स के साथ करके देखेंगे इसको तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब देखो यहाँ, अगर मैं डायरेक्टली या फिर पहले इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, मानो मैंने 3 ग्रुप्स में टेस्ट लिया, एक था ग्रुप A B C, और इनकी अचीवमेंट देख रही हूँ अभी मैं सिर्फ, ठीक है, जस्ट इग्नोर द इंटेलिजेंस, यू नीड टू वॉच द अचीवमेंट ओनली। तो अगर मैं अचीवमेंट देखूं तो अचीवमेंट से मुझे पता चल रहा है कि ये जो मेरा ग्रुप C वाला स्टूडेंट है ना, इसने एक्चुअली में बहुत मेहनत की है, कॉज इसके स्कोर ज्यादा है, ठीक है। ये तो हो गया अगर मैं एनकोवा को इग्नोर कर दूं, पर यहाँ पर मैं एक कोवेरिएंट भी देख रही हूँ जो कि है 50 60 70। ये बोल रहा है कि ये जो बच्चा है इसकी इंटेलिजेंस 50 थी, इसकी 60 थी और इसकी 70 थी। तो ऐसे में अब मेरा एक कोवेरिएंट फैक्टर भी हो गया। तो मेरा कंक्लूजन जो होगा कि किस बच्चे ने सबसे ज्यादा मेहनत की, वो मेरा ऑल्सो डिपेंड करेगा कोवेरिएंट पे भी। मैं यहाँ पर एक न्यू टेबल बनाती हूँ, जैसे मैंने बोला था हम एक्स एंड वाई एंड जेड एन की बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक न्यू टेबल बना लेती हूँ जहां पर मेरा कोवेरिएंट भी अफेक्ट होगा, है ना। अगर मुझे पता चलेगा किस बच्चे ने ज्यादा मेहनत की है, कैसे पता चलेगा,
मैं अब जो टेबल बनाऊंगी उसमें अचीवमेंट को कोवेरिएट से रिलेट करवाऊंगी। सपोज अचीवमेंट थी 60। मैंने देखा कि बच्चे की इंटेलिजेंस 50 है और 50 से उसके स्कोर्स आए हैं 60। यानी कि ये फिर तुम ऐसे मान लो कि पिछली बार जब उसने स्कोर करा था, इंटेलिजेंस से नहीं समझ पा रहे, तो ऐसे मान लो कि पिछली बार जब हमारा टेस्ट हुआ था तो बच्चे ने इतना स्कोर करा था। जब सेम टेस्ट हुआ बिना देखे दो दो 2 घंटे बाद, तो बच्चे ने इतना टेस्ट में परफॉर्म करा, रीटेस्ट में इतना परफॉर्म करा। ऐसे अभी के लिए मान लो रीटेस्ट में इतना परफॉर्म करा। तो अब अगर मैं सिर्फ पहले वाले फैक्टर्स को हटा दूं, कोवेरेट्स को हटा दूं, तो मैं कह सकती हूँ कि सबसे ज्यादा स्कोर सी वाले बच्चे के आया है ना, सबसे ज्यादा मेहनत सी वाले बच्चे ने की। लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं दोबारा से कोवेरिएट्स को देखूं, कोवेरिएट्स क्या है, मानो मैंने अज्यूम करा कि इसके इस टेस्ट में 60 नंबर आए हैं पर पिछले वाले में 50 आए थे, तो इसने 10 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट करा है। इसके पिछले टेस्ट में इस टेस्ट में 70 आया है, पिछले में 60 आए थे, तो इसने भी 10 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट करा है। लेकिन इसके पिछले टेस्ट में 70 आए थे और इस टेस्ट में 75 आए हैं, तो इसने बस 5 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट करा है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि सबसे ज्यादा मेहनत या सबसे ज्यादा अचीवमेंट किसकी हुई, तो सबसे ज्यादा मेहनत या अचीवमेंट तो ए और बी वाले ने किया है ना, ए और बी वाले ने किया। सी वाले ने तो बस थोड़ा सा हार्डवर्क करा है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि कोवेरिएट को के अकॉर्डिंग जब हम निकालते हैं तो अचीवमेंट्स में डिफरेंस आ जाता है, रिजल्ट बदल जाता है। ठीक है, इसलिए हम एनकोवा का यूज करते हैं। इतना समझ आ गया? तो यहाँ पर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। हमने कोवेरिएट, अब देखो यहाँ पर एक तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट तरीका बताया, पर यहाँ पर एनकोवा में हम डायरेक्ट नहीं निकालते। क्या स्टेप्स होते हैं जहां पर हम कोवेरिएट के अकॉर्डिंग यहाँ पर न्यू अचीवमेंट बनाते हैं? क्या क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम मीन निकालेंगे कोवेरिएट का, क्योंकि हमारा जो मेन फैक्टर है वो कोवेरिएट है, तो ज्यादातर चीजें कोवेरिएट के अकॉर्डिंग होती है। सबसे पहले जो भी डेटा दिया है कोवेरिएट, हमने इसका मीन निकालना है, अचीवमेंट का मीन निकालना है, और एक हम निकालते हैं ओवरऑल मीन, और ओवरऑल मीन हमारा कोवेरिएट मीन ही होता है। ठीक है, ओके। अब देखो उसके बाद हम रिग्रेशन स्लोप्स बनाएंगे एंड अपने मीन्स को वो करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम है मेरा ये इतने ज्यादा, ओके। सबसे पहला काम क्या है मेरा, मीन निकालना, तो मैं इंटेलिजेंस का मीन निकाल दूंगी। कोवेरिएट मीन निकाला और अचीवमेंट मीन निकाला, उसके बाद ओवरऑल कोवेरिएट का मीन निकाला। तो यहाँ पर हमारे अलग अलग मीन्स आ गए हैं, तुम खुद से भी निकाल सकते हो। ओके, अब क्या करेंगे हम, मीन निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा स्लोप निकालना, रिग्रेशन स्लोप निकालना। तो रिग्रेशन स्लोप का मतलब क्या होगा, देखो रिग्रेशन स्लोप मतलब इफ इंटेलिजेंस इंक्रीजेस बाय 1 पॉइंट, हाउ मच विल अचीवमेंट गो अप। तो यहाँ पर ना रेग्रेशन स्लोप हमें डायरेक्टली क्या बताता है कि अगर मेरा कोवेरिएंट चेंज हो गया तो मेरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर मेरा कोवेरिएंट चेंज हो गया तो मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या फर्क पड़ेगा। सपोज अगर मैं बोलूं कि मेरी इंटेलिजेंस बढ़ जाती है 2, तो मेरे मार्क्स भी जो करंट मार्क्स थे उनसे 2 ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा कोई रिलेशन होगा। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि चेंज इन अचीवमेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटेलिजेंस है, ऐसे करके मैंने एक अपने स्लोप से कंक्लूजन निकाल दिया। सो इफ इंटेलिजेंस इंक्रीजेस बाय 5, अचीवमेंट इंक्रीजेस बाय 5। अगर ऐसा कोई रिलेशन है और मुझे निकालना है कि बी यानी कि स्लोप मेरा कितना होता है, चेंज इन अचीवमेंट या फिर कोवेरियंस का चेंज अपॉन में एक्चुअल चेंज। तो अगर मुझे पता है कि कोवेरियंस में 10 चेंज कर रही हूँ तो अचीवमेंट या फिर इंटेलिजेंस भी 10 हो जाएगी, तो इसको निकालना 1। तो यहाँ पर बी आया मेरा 1। ठीक है, बी आया 1। अभी हमने क्या निकाल लिया, कोवेरिएट का मीन, अचीवमेंट का मीन और ओवरऑल कोवेरिएट का मीन। ठीक है, देखो कोवेरिएट का मीन क्या आएगा जब सबको कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ देखो इसका मीन अगर देखे तो 60 समथिंग आता है,
है ना? और इसका 68 कुछ आएगा, एक सेकेंड, इसका मीन 60 कुछ आएगा और इसका 60 आएगा और इसका 68 पॉइंट समथिंग आएगा। बट हमें इनके मीन्स की इतनी जरूरत है नहीं। देखो हमें करना क्या है, यहाँ पे मैंने रिग्रेशन स्लोप समझा दिया, इसको तुम प्रॉपर निकाल भी सकते हो। अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि रिग्रेशन मीन्स हमने 1 माना है ना, स्लोप हमने ले लिया 1। अब हमारे पास क्या क्या है, देखो बी है 1, साथ में मैंने तुम्हें ओवरऑल कोवेरिएंट अच्छा बताया कि ओवरऑल कोवेरिएंट हमारा कितना निकला है 60, है ना। अब देखो करते क्या है, अब हमें एडजस्टेड करके दोनों को एडजस्टेड करके कोवेरिएंट्स को हटा के न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बनाना है। तो यहाँ देखो, अब हमें अपने मीन्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। सपोज मेरे पास 3 ग्रुप्स थे, ये था ग्रुप ए, ये था ग्रुप बी, अरे एक सेकेंड, ये था ग्रुप ए, ये था ग्रुप बी एंड ये था ग्रुप सी। मुझे इनिशियली सबके डिफरेंट इंटेलिजेंस स्कोर्स दिए थे, या ये जो है ये मेरी कोवेरियंसेस है और हमें एडजस्ट किसको करना है, अपने कोवेरियंसेस को ही करना है। तो यहाँ पर मैं मानती हूँ ये मुझे कोवेरियंसेस दिए हुए हैं अलग अलग। ग्रुप ए का दिया 50, ग्रुप बी का दिया 60, ग्रुप सी का दिया 70। और मुझे पता है कि ओवरऑल इंटेलिजेंस जो है वो 60 है। साथ में मुझे ये भी पता है कि जो मैंने अभी बी की वैल्यू निकाली है स्लोप की वो है 1। अब मुझे अपना मीन एडजस्ट करना है, यानी कि मुझे लास्ट में वैल्यू किसकी चाहिए, इनको तो हटा ही दूंगी मैं इंटेलिजेंस को, मुझे यहाँ पर वैल्यू बाद में चाहिए अपनी अचीवमेंट की, है ना। अचीवमेंट की तो मुझे निकालना तो अचीवमेंट है, पर अब निकालेंगे किससे, कोवेरिएंस से। कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, अभी मुझे हर किसी के लिए एडजस्टेड मीन्स निकालना है। तो एडजस्टेड मीन होता है रॉ मीन माइनस बी इंटू ग्रुप इंटेलिजेंस माइनस ओवरऑल इंटेलिजेंस। दिस इज अवर फॉर्मूला बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन एडजस्ट अवर मीन्स। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ क्या होगा, अ, यहाँ एक सेकेंड मैं तुम्हारे लिए ना इस टेबल को कॉपी कर लेती हूँ जरा, सो दैट सामने सामने टेबल होगा ना तो समझ आ जाएगा। ओके डन, मैंने यहाँ पर पेस्ट भी कर दिया। देखो अब हमें करना क्या है, हमने फॉर्मूला देखा एडजस्टेड मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। हमें ये पता है कि कोवेरियंस हमें क्या क्या, इंटेलिजेंस हमें क्या क्या दे रखी थी, ग्रुप ए की 50, 60, 70, साथ में एडजस्टेड मीन्स जो हमें निकालना है वो उसका ये फॉर्मूला है। अब इस सब में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक एक करके। तो फॉर्मूला कैसे होगा, यहाँ देखो, हमें ग्रुप ए की अचीवमेंट पता है। रॉ डेटा जो हमारे पास होगा, पहले मैं लिख लेती हूँ रॉ डेटा क्या है, ये क्या है, पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। अचीवमेंट है 60, इंटेलिजेंस है 50। ग्रुप बी में अचीवमेंट थी 70, इंटेलिजेंस थी 60। और ग्रुप सी में अचीवमेंट थी 75 और इंटेलिजेंस थी 70, है ना। मेरे को चाहिए क्या, बी, बी सॉरी बी बी चाहिए था, तो बी मैंने निकाल लिया था, विच इज रिग्रेशन से जो स्लोप निकला 1। और ओवरऑल इंटेलिजेंस किसकी निकालते हैं, कोवेरिएंट की, तो ओवरऑल में जाता है कोवेरिएंट। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि अब जो मैं ग्राफ बनाऊं एनकोवा का, उसमें ये कोवेरियंस फैक्टर हट जाए और इन दोनों को कंबाइन करके, कोवेरिएंट और अचीवमेंट को कंबाइन करके मुझे एक न्यू टेबल मिले जिसमें सिर्फ अचीवमेंट हो, है ना, पर वो कंबाइंड फॉर्म में हो। तो कंबाइंड फॉर्म में हमें मर्ज करना पड़ेगा। अब मर्ज करने के लिए क्या, मर्ज करने के लिए हमें डेटा को एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्टिंग का फॉर्मूला क्या है, ये देखो, एडजस्टेड मीन कैसे निकालते हैं, रॉ मीन माइनस बी ग्रुप इंटेलिजेंस माइनस ओवरऑल इंटेलिजेंस, ये होता है। ये फॉर्मूला मैं इधर भी कॉपी कर देती हूँ। ओके, ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखो हमें क्या करना है, हर किसी के लिए ये निकालना है, क्योंकि मुझे ए ग्रुप को भी एडजस्ट करना है, बी को भी करना है, सी को भी करना है। सपोज सबसे पहले मैं ए ग्रुप को एडजस्ट करती हूँ। तो रॉ मीन का मतलब क्या होता है, जो हमें डायरेक्ट दिया हुआ था, जो हमारा इंडिपेंडेंट दिया हुआ था।
तो हमें स्टार्टिंग में रॉ क्या दिया था, अचीवमेंट, तो मैंने यहाँ पर अचीवमेंट डाल दी 60 माइनस रिग्रेशन स्लोप की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी। अब ग्रुप इंटेलिजेंस मेरी कितनी है यहाँ पर, ग्रुप की इंटेलिजेंस है 50 माइनस ओवरऑल इंटेलिजेंस मैंने कितनी निकाली थी, ओवरऑल ओवरऑल इंटेलिजेंस यानी कि ओवरऑल कोविरेंस जो इन तीनों को ऐड करके आई थी 60, तो यहाँ पर भी 60 हो गई। इतना समझ आया। अब इसको सॉल्व करा तो मुझे यहाँ आ गया एडजस्टेड ए 70, सेम एडजस्टेड बी निकालेंगे वो भी 70 आ रहा है, और एडजस्टेड सी निकालेंगे विच इज अवर 65। तो एडजस्टेड सी निकाला वो हो गया 65। इतना समझ आया। इसको सॉल्व करा तो ये आया। अब मेरे पास क्या है देखो, अब मेरे पास यहाँ पर एडजस्टेड वैल्यूज हैं, तो मैंने इन दोनों को कंबाइन करके एडजस्टेड अचीवमेंट्स निकाल ली। तो मैं इंटेलिजेंस वाले पूरे सेक्शन को हटा सकती हूँ और अचीवमेंट वाले पूरे सेक्शन को हटा सकती हूँ। मेरे पास सिर्फ ग्रुप्स रहेंगे और एडजस्टेड वैल्यूज रहेंगी। तो मैं यही कर सकती हूँ यहाँ। आओ देखो, अब हम क्या करेंगे, इस सबको हटा के मैं अपना फाइनल टेबल बनाऊंगी। कैसे बनेगा मेरा फाइनल टेबल, इधर देखो। मेरा फाइनल टेबल बनाने के लिए मेरे पास ग्रुप्स हैं, मुझे अचीवमेंट्स लिखनी है सिर्फ, क्योंकि इंटेलिजेंस कोवेरिएट था जिसको हमें रिमूव करना था एनकोवा के थ्रू। ठीक है, अचीवमेंट्स लिख दी जो हमारी रॉ अचीवमेंट्स थी, और अब हम लिख सकते हैं हमारी एडजस्टेड अचीवमेंट्स जो कि ये आई हैं। ठीक है, एडजस्टेड अचीवमेंट्स ये आई हैं। तो अब यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ कि सबसे कम मेहनत किसने की है, 65 वाले ने, यानी कि सी ने। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट रिजल्ट देखती तो तब मुझे क्या लग रहा था, सबसे ज्यादा एफर्ट्स किसके थे, 75 वाले के, है ना, यानी कि सी के। पर अब जब हमने एडजस्ट करा तो पता चला कि सबसे कम तो 65 ने एफर्ट्स डाले। तो ये था। यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि ए बी ने इक्वली परफॉर्म करा और सी वीकर लग रहा है। लेकिन अगर डायरेक्ट देखते तो हमें दिखता, क्या दिखता कि ए और बी ने तो ए ने सबसे कम परफॉर्म करा है, बी ने उससे ज्यादा, सी ने उससे ज्यादा। तो इसलिए हम एनकोवा का यूज करते हैं और एक्चुअल जो होता है उसको एनालाइज करते हैं। समझ आ गया। सो दैट्स हाउ एनकोवा वर्क्स। ओके, इज इट क्लियर। तो यहीं पर इसी तरीके से एनकोवा हमें करेक्ट करके देता है इंफॉर्मेशंस को। ठीक है, अब एनकोवा में कुछ अजम्पशंस होते हैं। क्या क्या अजम्पशंस होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड कोवेरिएट वेरिएबल्स शुड बी मेजर्ड ऑन अ कंटिन्यूअस स्केल। जो भी हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे या कंटिन्यूअस वेरिएबल्स होंगे, उनको एक कंटिन्यूअस स्केल में मेजर करना है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में दो या फिर उससे ज्यादा ग्रुप्स हो सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस हमेशा इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। जितना भी डेटा होगा वो सारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस होनी चाहिए। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस होती है। उसके बाद कोवेरिएट्स जो होता है, जो हमारे कोवेरिएट्स है वो डिपेंडेंट वेरिएबल से हर लेवल पे रिलेट करने चाहिए। ठीक है, और देयर शुड बी नो सिग्निफिकेंट आउटलायर्स, होमोस्कैडिसिटी होनी चाहिए। सो दीज आर सम assumptions that we made while during एनकोवा। इतना समझ आ गया तुम्हें एनकोवा की। मैंने एक थोड़ी सी प्रॉब्लम समझाई जिससे तुम्हें डीपर कंसेप्ट समझ आए एनकोवा क्या है और क्यों यूज होता है। नेक्स्ट वी हैव इज रिग्रेशन डायग्नोस्टिक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज रिग्रेशन डायग्नोस्टिक। तो देखो, रिग्रेशन डायग्नोस्टिक में हम रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, रिग्रेशन मॉडल्स की बात कर रहे हैं, इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं। तो रिग्रेशन डायग्नोस्टिक यानी कि रिग्रेशन के बारे में सब कुछ पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास रिग्रेशन मॉडल क्या होता है। ये एक टेक्निक है जहां पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन बता रहे हैं। दिस इज रिग्रेशन, दैट्स इट, दिस इज रिग्रेशन। देखो, अभी जो मैंने 20 लूप निकाला था उसमें भी हम रिग्रेशन ही कर रहे थे। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कैसे रिलेटेड है, यहाँ पे भी सेम ही चीज होती है ना, सेम ही चीज होती है। वही है ये। सिंपली वी आर कैलकुलेटिंग द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और गोल क्या होता है हमारा ऑफ रिग्रेशन इज टू मॉडल दिस रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू मेक प्रिडिक्शंस और गेन इनसाइट्स इनटू हाउ द प्रिडिक्टर इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो बेसिकली गोल क्या होता है, मैं एक इक्वेशन बनाऊंगी जैसे y इज इक्वल्स टू 2y। ठीक है, ये मेरा एक रिग्रेशन मॉडल हो गया, ये मेरी इक्वेशन हो गई। मुझे पता है कि अगर मैं y को ये a को इंक्रीज करूंगी तो y
मेरा ट्वाइस ऑफ ए के बराबर होगा। ये मैंने एक रिलेशन सेटल कर दिया है ना, ये एक रिलेशन बना दिया, ये हो गई रिग्रेशन। अब इससे मुझे फ्यूचर की चीजें पता चल सकती है कि ए अगर मैं 3 लूंगी तो वाई मेरा हमेशा 6 आने वाला है। तो ऐसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ए का इन्फ्लुएंस कितना है वाई पर, डिपेंडेंट का इन्फ्लुएंस कितना है, इंडिपेंडेंट का इन्फ्लुएंस कितना है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। ऐसे हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, एंड दिस इज अवर रिग्रेशन मॉडल। आई होप नाउ इट इज क्लियर। नाउ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिग्रेशन, इसको हम लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिग्रेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, एक हमारे पास क्या होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। ये देखो, ये जो तुम्हें बीटा नॉट, बीटा वन, ये कॉम्प्लेक्स टर्म्स लग रहे हैं, तो जरूरी नहीं है तुम लीनियर रिग्रेशन को ऐसे लिखो। तुम नॉर्मली ऐसे लिख सकते हो, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। You can simply write that this too. This is also linear regression. इतना समझ आया? अब यहाँ पर जो y है ये मुझे दिख रहा है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड b नॉट एंड b1 आर माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, दिस आर इंटरसेप्ट्स बेसिकली। हाँ, ये तो इंटरसेप्ट्स है। x इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल और e यहाँ पर है एरर। ओके, बी नॉट और बी वन, ये बी नॉट है हमारा इंटरसेप्ट और बी वन है कॉफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे अगर मानो ये 3x है तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो गया, और 3 इज लाइक अ कॉफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पर बी वन भी कॉफिशिएंट है। साथ में ये देखो बी नॉट क्या है, बी नॉट हमारा क्या होगा कि मानो अगर बाय एनी चांस ये डिपेंडेंट वेरिएबल 0 हो जाता है तो मेरे पास एक बैकअप वो होना चाहिए। तो इसी को हम इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल 0, सॉरी ये x, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर बाई चांस 0 जाता है तो फिर मेरे को आउटपुट मेरा बी नॉट ही मिलेगा। तो इसी को हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया, इतना समझ आ गया, ये समझ आ गया लीनियर रिग्रेशन एंड इट्स इक्वेशंस। नाउ अब हम आते हैं, हमारे कुछ की अजम्पशंस होते हैं लीनियर रिग्रेशंस पे। हम चेक कैसे करते हैं लीनियर रिग्रेशंस को, जहां पर भी लीनियर रिग्रेशन होगा लिनियरिटी होगी बिटवीन मीन रिस्पॉन्स एंड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, नॉर्मेलिटी होगी एरर्स की, कांस्टेंट वेरिएंस होगा एंड इंडिपेंडेंसी होगी बिटवीन द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अभी धीरे धीरे समझ आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ ये जो ई है इसका मतलब मैंने बोला एरर्स होते हैं ना, और ई को निकालने का भी एक तरीका होता है। ई का निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है ई इज इक्वल्स टू वाई आई माइनस बी नॉट का कैप प्लस बी वन का कैप एक्स वन। ठीक है, ये मेथड होता है। अभी ज्यादा नहीं सोचना, जितना बता रही हूँ बस उतना ध्यान दो, बाकी नोट्स आई विल सेंड। बट अगर तुम कॉपी पे लिख के करोगे तो तुम्हें ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, हमें क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा गोल है is to model the relationship between those two variables। तो मुझे ये पता है कि रिग्रेशन डायग्नोस्टिक में हम रिलेशन ही बना रहे हैं। यहाँ पर मानो मेरे को x वेरिएबल दे दिया, y वेरिएबल दे दिया, और मुझे रिलेशन सेटअप करना है कि x y को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है या y x को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये पता है कि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही है। गोल इज टू मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, जहां पर x मेरा एक्सपेंडिचर है और y मेरी सेल्स है। अब मुझे ये पता है कि दो ही वेरिएबल्स है, तो मैं इनमें लीनियर रिग्रेशन मॉडल इक्वेशन का यूज करूंगी, जहां पर y इज इक्वल्स टू मेरी b नॉट प्लस b वन x होगा। यहाँ द मॉडल एज्यूम्स द रिलेशनशिप। हम एक्चुअली अब हमें जो वेरिएबल दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने मॉडल्स को एज्यूम कर रहा है। इक्वेशन उसी के फॉर्मेट में बनाएंगे, एक ही डिपेंडेंट है एक ही इंडिपेंडेंट है तो एक ही फॉर्मेट में बनाएंगे। तो मैंने कर दिया y इज इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी वन का x, है ना। ऐसे एक नॉर्मल इक्वेशन लगा दी, जहां पर y मेरी प्रेडिक्टेड सेल्स है और x मेरी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर है। ये समझ आ रहा है? अब नीचे चलते हैं, और यहाँ बी नॉट, या फिर मैं इसको a मान लेती हूँ, और बी वन जिसको मैं b मान लेती हूँ, ये हमारा इंटरसेप्ट होता है और ये हमारा कॉफिशिएंट होता है, या फिर
स्लोप होता है। इतना क्लियर हो गया? अब देखो हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास है एक्स और वाई, हमें निकालना है रिलेशन। तो सबसे पहले रिलेशन के लिए हमारे पास एक नॉर्मल सी जो इक्वेशन आती है वो कुछ ऐसी होती है जो मैंने तुम्हें अभी भी लिखवाई थी। y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर वी हैव बी नॉट प्लस बी वन एक्स, है ना। ऐसी इक्वेशन होती है और रिलेशन जो निकलेगा उसमें जो इक्वेशन होगी वो कुछ इसी फॉर्मेट की होगी। तो सबसे पहला काम क्या होगा, जब भी तुम्हें वेरिएबल्स दिए, एक्स दिया, वाई दिया, कैलकुलेट द मीन। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्स का मीन निकाल लेते हैं और वाई का मीन निकाल लेते हैं। एक्स है 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, तो एक्स का मीन वी हैव 3 और वाई का वी हैव 6.2। इतना समझ आया, हमने मीन्स निकाले अभी बस। नाउ अब मेरा अगला स्टेप क्या है, यहाँ देखो, एक बार मैं ऊपर लेके चलती हूँ तुम्हें। यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने क्या बोला कि जब भी कोई इक्वेशन आएगी, इक्वेशन मेरे को इस फॉर्मेट में डालनी पड़ेगी ना, y इज इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी वन का x। अब यहाँ पर b1 जो होता है वो हमारा कॉफिशिएंट होता है, पर b1 हमें स्लोप भी बताता है। या फिर अगर मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करूं, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, तो यहाँ पर cos ये हमारा x के साथ है। दिस इज ऑल्सो टेल अस अबाउट द स्लोप, तो वी नीड टू कैलकुलेट द स्लोप। अभी ये क्वेश्चन बनाने के लिए धीरे धीरे हमें एलिमेंट्स की जरूरत है। तो अभी मुझे बी चाहिए। बी निकालने का फॉर्मूला क्या है, मीन्स हमने निकाले तो कुछ रिलेटेड होगा मीन से ही। तो बी को हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखो, बी निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार अपॉन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो यहाँ पर मुझे डेटा गिवन है, मैंने मीन्स भी निकाल के रखे हुए हैं तुम्हारे सामने। ठीक है, मैं इसको जरा नीचे स्क्रॉल करके दिखाती हूँ। यहाँ देखो, अब मुझे क्या करना है, मेरे पास x था, मेरे पास y है, x था, y है। अब मुझे सबसे पहले चाहिए एक्स आई माइनस एक्स बार निकालने के लिए स्लोप। ऐसे भी तुम स्लोप पहले वाले क्वेश्चन में निकाल सकते थे जो मैंने तुम्हें एनकोवा का बताया, और ऐसे भी निकाल सकते हो, लाइक दीज टॉपिक्स आर रिलेटेड। तो तुम ऐसे बी की वैल्यू निकाल सकते हो, उधर मैंने डायरेक्ट बता दी थी कॉज मैंने तुम्हें तब तक वो टॉपिक पढ़ाया नहीं था। तो मुझे एक्स आई माइनस एक्स बार की जरूरत है। तो यहाँ पर एक्स बार क्या होगा, मीन ऑफ एक्स यानी कि 3, तो मैं एक्स माइनस 3 कर देती हूँ। वाई माइनस वाई बार का मीन, वाई का मीन कितना था 6.2, तो यहाँ मैं वाई माइनस 6.2 कर दूंगी। और समीशन करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो पहले मुझे एक्स आई माइनस एक्स बार करना होगा एंड देन उसका होल स्क्वायर करेंगे। साथ में ये दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनको मल्टीप्लाई करके इधर लिख लिया। अब टेबल में एक एक करके फिल करना है, y की वैल्यूज को इधर डालना है माइनस करके 3 से। ये तो तुम निकाल सकते हो, पूरा टेबल है। वी विल फिल दैट थोड़ा थोड़ा करके। देखो, जैसे मैं तुम्हें एक समझा देती हूँ बस, उसके बाद हम बाकी का तो कर ही लेंगे। x मेरे पास 1 है, y मेरे पास 3 है। टेबल में मेरे को x माइनस एक्स बार चाहिए था, x बार यानी मीन ऑफ x जो कि 3 था। सो 1 माइनस 3 इज माइनस 2। सेम हेयर, y माइनस 6.2 करना है, y मेरे पास 3 है ये रहा। और 6.2 क्यों आया, क्योंकि मीन निकाला हमने, तो ये आ गया -3.2। दोनों को मल्टीप्लाई करके 6.4 आया। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना है। तो मैं पहले एक्स आई माइनस एक्स बार निकालूंगी। एक्स है 1, एक्स बार मेरा 3 था, सो 1 माइनस 3 इज बेसिकली -2, और उसका स्क्वायर करा तो 4 आ गया। ऐसे करके हमने अपना पूरा टेबल फिल कर लिया। और पूरे टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन नीडेड थी हमने वो लिखा। मुझे समीशन चाहिए था एक्स आई माइनस एक्स बार का, तो यहाँ पर जो भी मेरे पास एक्स आई माइनस एक्स बार आएगा, मैं इसका समेशन करूंगी, इसका समेशन करूंगी, इसका समेशन करूंगी। जो भी वैल्यूज है आई विल पुट इट इन द टेबल एंड देन आई विल गेट माई रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ बी। तो जो भी डेटा आ गया मेरे पास, सब कुछ आ गया। तो यहाँ पर से जब तुम इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तुम्हें बी की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 1.8। तो अभी तक लीनियर इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए थी मीन्स चाहिए थे जिसके थ्रू हम बी निकालेंगे। अब देखो लीनियर रिग्रेशन में हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी थी, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अब मैं अगर तुम्हें बोलूं, मुझे क्वेश्चन में y दिए हुए हैं, क्वेश्चन में x दिया हुआ है,
क्वेश्चन से मैंने बी निकाल लिया तो मैं आराम से अपना ए निकाल सकती हूँ। तो ए क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर y माइनस बी एक्स, और यहाँ पर ये मीन्स है, y का मीन और x का मीन। तो ये y का मीन माइनस x का मीन को जब मैं b से मल्टीप्लाई कर दूंगी मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं कर सकती हूँ a इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, जहाँ पर आई नो की मीन ऑफ y था 6.2, मीन ऑफ x था 3 और मेरा b आया 1.8। तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू भी 0.8 मिल गई। सो अब हमारी जो लाइन है, जो इक्वेशन आई है वो आई है y इज इक्वल्स टू 0.8 प्लस 1.8x। तो आई कैन क्लेम कि ये मेरा एक इक्वेशन आ गया, पता चल गया, रिग्रेशन डायग्नोस्टिक हो गई, लीनियर रिग्रेशन से इक्वेशंस निकाल दी। अब अगला जो पॉइंट होता है इसमें वो होता है रेजिडुअल, विच इज अ डिफरेंट टॉपिक बट आई एम टीचिंग यू हियर ही। ठीक है, तो रेजिडुअल वैल्यूज क्या होती है, देखो ये तो तुम्हें समझ आ गया ना कि कैसे निकाला। अब मैं रेजिडुअल चाहती हूँ तुम्हें सेम ही क्वेश्चन में निकलवा दूं, सो इसीलिए सेम ही क्वेश्चन में मैं वो वाला टॉपिक लेके आ रही हूँ रेजिडुअल्स का। देखो रेजिडुअल मतलब बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन योर प्रेडिक्टेड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू यू कैलकुलेटेड। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। यानी कि सपोज मैं एज्यूम कर रही थी कि मेरा आंसर आना चाहिए 5, लेकिन कैलकुलेशंस के टाइम पे मेरा आंसर आया 3। तो अब रेजिडुअल्स क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड, एक्चुअल वैल्यू 3 आई माइनस मैंने प्रेडिक्ट किया था 5, तो मेरा रेजिडुअल निकला -2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, रेजिडुअल्स को हम कैसे निकालते हैं, एक्स और वाई दिया होता है और देन वाई, इन दोनों को वो करके हमें अपनी एक्चुअल वैल्यू मिलती है। अगर मैं इस क्वेश्चन में बोलूं कि रेजिडुअल क्या है, यहाँ पर ये जो इक्वेशन आ रही है y इज इक्वल्स टू 0.8 प्लस 1.8x, ये हमारी क्या है, ये प्रेडिक्टेड है ना, ये तो प्रेडिक्टेड है, ये तो हमने कैलकुलेट करी है, प्रेडिक्टेड है। तो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स में जब मैं अलग अलग x की वैल्यूज को डालूंगी मुझे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे। यहाँ से रेजिडुअल्स कैसे निकलेंगे, देखो ये मेरे पास आई इक्वेशन, और अब देखो यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू नहीं है और अभी y की वैल्यू नहीं है ना, ये प्रेडिक्टेड वैल्यूज है, ये निकलेंगी अभी। तो अब अगर मैं यहाँ पर अलग अलग x की वैल्यूज डालूं तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यूज के लिए मुझे डिफरेंट y की वैल्यूज मिलेंगी। तो मैं निकालना स्टार्ट कर देती हूँ यहाँ पर, है ना। यहाँ देखो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर तुम इधर देखोगे क्वेश्चन में, यहाँ देखो एक सेकेंड, यहाँ पर अगर तुम क्वेश्चन में स्टार्टिंग में देखोगे, ये तुम्हारी ओरिजिनल वैल्यूज तुम्हें गिवन थी, ये तुम्हारी ओरिजिनल वैल्यूज गिवन थी। क्या गिवन है कि x1 जब होगा तो तुम्हारा y3 आना चाहिए, x2 जब होगा तो तुम्हारा y4 आना चाहिए, ऐसे हमें ओरिजिनल वैल्यूज गिवन है। अब हमने क्या करा, हमने एक मॉडल बनाया जिसमें हमने एक रिलेशन सेट करा कि जब मेरा y ये है तो मेरा x ये होगा, जब मैं अपना x ये डालूंगी तो मेरा y ये होगा, है ना। तो मैं चेक कर रही हूँ कि जब मैं एक्चुअल में x की वैल्यू ये डाल रही हूँ तो क्या सही में मेरा y वही आ रहा है जो आना चाहिए था, है ना। इतना समझ आ रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमने एक इक्वेशन निकाली जिसकी मदद से हम प्रिडिक्टेड वैल्यूज निकालेंगे, एक्चुअल वैल्यूज आर ऑलरेडी गिवन टू अस इन अवर क्वेश्चन, है ना। तो हम टेबल बना लेते हैं, यहाँ पर एक्चुअल वैल्यूज हमें ऑलरेडी दी हुई हैं, ये एक्चुअल वैल्यूज स्टार्टिंग में ही दी थी, हमने एक इक्वेशन बनाई और अब हम प्रेडिक्टेड वैल्यूज निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मैं इक्वेशन में पुट कर रही हूँ x की जगह पर 3, तो मेरी वैल्यू आ रही है 2.6, जब x की जगह जगह पर आई एम पुटिंग 4, सो माई वैल्यू इज 4.4। ऐसे करके यहाँ पर हमने निकाल ली प्रेडिक्टेड वैल्यूज। ये हमारी कैसे आई, इक्वेशन हमने खुद से बनाई थी तो प्रेडिक्टेड वैल्यूज ऐसे आई, एक्चुअल वैल्यूज आर ऑलरेडी गिवन टू अस इन टेबल। अब अगर मुझे रेसिडुअल निकालना है, सो रेसिडुअल क्या होगा, जो मैंने प्रेडिक्टेड वैल्यूज करी थी और जो एक्चुअल वैल्यूज थी दोनों का डिफरेंस। सो यहाँ पर जब मैं माइनस करूंगी सो आई विल गेट द वैल्यूज, है ना, ये मुझे रेसिडुअल मिल गया। सो आई होप तुम्हें रिग्रेशन डायग्नोस्टिक अच्छे से समझ आ गया होगा, रेसिडुअल क्या है ये भी समझ आया होगा। सो यही होता है रेसिडुअल, हम एक वैल्यूज निकालते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं और फिर उसमें जब कंपेयर करते हैं एक्चुअल वैल्यूज और इसका डिफरेंस, सो इसको हम रेसिडुअल्स बोलते हैं। अब देखो जो रिग्रेशन डायग्नोस्टिक होती है उसमें हमें ये भी चेक करना होता है कि ये लीनियर है कि नहीं,
होमो स्केडेंसिटी है कि नहीं, नॉर्मैलिटी है कि नहीं और इन्फ्लुएंशियल आउटलायर है या नहीं। सो ये सब हम डायग्नोस्टिक्स में चेक करते हैं। लीनियर डायग्नोस्टिक जब अभी तक तो हमने रिग्रेशन वाले कॉन्सेप्ट पढ़े, अब रिग्रेशन को डायग्नोस्टिक भी करना है। जो भी हमारे पास रिलेशन आया हमें चेक करना है कि वो जो इक्वेशंस बनी हमने जो बनाई वो लीनियर है कि नहीं, होमोस्केडेसिटी को फॉलो कर रही है, नॉर्मलिटी को कर रही है, नो इन्फ्लुएंशियल आउटलायर है, ये सब चेक करना है। अब ये सब सब चेक कैसे करेंगे? तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना हमने क्या करा? हमने एक इक्वेशन बनाई, इक्वेशन को पुट करके देख रहे हैं कि हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यूज क्या सही सेम आ रही है जो हमने कैलकुलेट की वो सब। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो हमने लीनियर इक्वेशन या फिर बनाई रिग्रेशन, वो रिग्रेशन डायग्नोस्टिक को फॉलो कर रहा है कि नहीं, है ना? रिग्रेशन डायग्नोस्टिक मतलब वी आर गोना चेक दिस फोर टर्म्स। तो अब हम देखते हैं कि हमारी इक्वेशन जो भी हमने इक्वेशन बनाई वो लीनियर है कि नहीं, ये सारे टर्म्स हम चेक करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं लिनियरिटी को। हमारी इक्वेशन जो थी वो क्या आई थी? हमारी इक्वेशन थी यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 0.8 प्लस 1.8x, है ना? तो अब सबसे पहले लिनियरिटी का चेक कैसे करते हैं? चेक इफ द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इज लीनियर। लिनियरिटी में क्या चेक करते हैं कि x एंड y के बीच का रिलेशन लीनियर है कि नहीं। देखो, तो लिनियरिटी को चेक करना बहुत सिंपल होता है। यू जस्ट नीड टू ड्रॉ अ ग्राफ लाइक दैट, जहां पर तुम y की वैल्यूज डालोगे और x की वैल्यूज डालोगे। सो जब तुम x और y की वैल्यूज पुट करोगे, अगर तुम्हें एक स्ट्रेट ग्राफ दिखेगा ऐसा, तो मतलब कि वो इक्वेशन जो हमारी बनी वो लीनियर थी। ठीक है, यू कैन ऑल्सो चेक रेजिडुअल्स वर्सेस x। तो यहाँ पर तुम एक रेजिडुअल्स जो हमारे बनते हैं प्रेडिक्टेड और उसका डिफरेंस, तो हम रेजिडुअल्स का ग्राफ भी बना सकते हैं। ये ग्राफ्स मैंने तुम्हें नीचे बना के दिखाया हुआ है इवन। अभी मैं तुम्हें बस रफ ओवरव्यू दे रही हूँ, नीचे तुम्हें ग्राफ्स भी दिख जाएंगे जो मैंने बनाए हुए हैं। ओके, सो इसके बाद अगली चीज हम चेक करते हैं होमोस्केडेसिटी। होमोस्केडेसिटी यानी कि इक्वल वेरिएंस ऑफ रेजिड्यूल्स। तो अगर जितने भी रेजिड्यूल्स का पॉइंट आ रहा है वो सारे x के वैल्यूज के आसपास ही है, तो यानी कि रेजिड्यूल्स होमोस्केडेसिटी को फॉलो कर रहे हैं, होमोस्केडेसिटी को फॉलो कर रहा है। तो अब यहाँ पर हमें ये बनाना है रेजिडुअल वर्सेस एक्स का ग्राफ, क्योंकि ये रेजिडुअल्स के लिए चेक करा जाता है। मैंने इसका ग्राफ बनाया हुआ है। देखो, रेजिडुअल्स की वैल्यू हमें निकली थी 0.4 माइनस 0.4 0.2, ये हमारी रेजिडुअल्स की वैल्यू थी। तो अब जब भी हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, एक्स की जगह पर हम किधर पॉइंट्स करेंगे? 0.4, 0.2, फिर 0, देन माइनस 0.4, इस तरीके से पॉइंट करते हैं एंड अपना एक ग्राफ बनाते हैं। अभी नीचे तुम्हें दिखेगा अभी ग्राफ। उसके बाद अगला चीज हम चेक करते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ रेजिड्यूल। ठीक है, सो नॉर्मेलिटी ऑफ रेजिड्यूल्स का मतलब रेजिड्यूल शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, बहुत ज्यादा देखो, अगर तुम्हारा ग्राफ, जब तुम रेजिड्यूल्स वाला ग्राफ बनाओगे, ऐसा बॉल शेप्ड बेल शेप्ड कर्व आ रहा है, देख अगर तुम्हें कर्व दिख रहा है तो दैट मीन्स इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तुमने नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ देखा हुआ है ना? ठीक है, तो यहाँ पे तुम एक हिस्टोग्राम भी प्लॉट कर सकते हो। उसके बाद इन अवर केस, हमारे केस में देखो रेजिड्यूल्स बहुत क्लोज थे। ठीक है, तो इट इज एक्चुअली मेकिंग अ लाइक सिमेट्रिक लाइन। ठीक है, तो वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल है। आगे देखते हैं, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स और आउटलायर्स होने चाहिए या फिर होने चाहिए नहीं। चेक कर रहा है कि वेदर इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स इसमें कुछ है या नहीं है। सो देखो, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा पॉइंट है जो बहुत ही पूरे इक्वेशन की वैल्यू चेंज कर दे, कुछ ऐसा पॉइंट है। यानी कि सपोज करो मैं ग्राफ ग्राफ ड्रॉ कर रही थी जहां पर मेरी एक्स की वैल्यू 1 पर, 2 पर, 3 पर ऐसे आ रही थी, है ना? 1 पर वैल्यू 1 आ रही है, 2 पर वैल्यू 2 आ रही है, 3 पर 3 आ रही है, ऐसे। एंड देन सडनली क्या होता है कि मैं जब 5 लेती हूँ या फिर 4 लेती हूँ, मेरी सडनली y की वैल्यू 12 आने लगती है। ठीक है, ऐसा कोई चेंज हुआ तो पहले तो कर्व ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रहा होगा, देन कर्व अचानक से बहुत ऊपर चला जाएगा। सो ये इस वाले पॉइंट की वजह से हुआ। तो इस पॉइंट ने पूरे ग्राफ की शेप को इन्फ्लुएंस कर दिया। तो इन पॉइंट्स को इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स बोलते हैं। तो हम चेक कर सकते हैं कि इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स है कि नहीं। ये वाली पूरी स्टेटमेंट भी आगे आएगी। ठीक है, अभी इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स हम अलग अलग तरीके से निकालते हैं, लाइक कुक्स डिस्टेंस, और अलग अलग मेथड्स होते हैं निकालने के। ये पूरा टॉपिक आगे कवर्ड है तो मैं तुम्हें समझा दूंगी। अभी देखो, मैंने बोला था कि हमने लिनियरिटी वगैरह का ग्राफ देखा था। यहाँ पर देखो हमें क्या पता चलता है इससे, हमारे ज्यादातर जो रेजिडुअल्स हैं वो सारे सेम ही, ऑलमोस्ट 0.2, 0.0, फिर
0.2 नेगेटिव में 0.4, तो जितने भी ऑलमोस्ट सेम है, तो ऐसा कुछ बहुत इन्फ्लुएंशियल पॉइंट नहीं देखा जो पूरे ग्राफ की वैल्यू चेंज कर दे। जो भी हमारी क्वेश्चन बने उनसे हमने दो तीन चीजें देखी कि हमारा ग्राफ लीनियर भी है, साथ में होमोस्केडेंसिटी को फॉलो करता है, नॉर्मेलिटी भी है और नो इन्फ्लुएंशियल आउटलायर है। तुमने बोला होगा कि ये कैसे हुआ जब तक ग्राफ नहीं देखा। मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करा है, बट अगर तुम ग्राफ देखोगे तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, तो हम डायरेक्ट ग्राफ पे मूव करते हैं। ग्राफ बनाना बहुत इजी है, यू जस्ट नीड टू ड्रॉ एक्स एंड वाई वैल्यूज एंड देन अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग वी विल मेक सम ग्राफ जहां पर हम एक्स और वाई की वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखो सबसे पहले ये वाला जो ग्राफ है वो हमारा, जो हमें नॉर्मल एक्स और वैल्यूज की एक्स और वाई की वैल्यूज दी थी उसके अकॉर्डिंग हमने बनाया है। और दूसरा है रेजिडुअल पॉइंट, जहां पर हमने जब रेजिडुअल निकाला उसके अकॉर्डिंग अपने ग्राफ को बनाया है। तो यहाँ पर देखो इससे हमें पता चल रहा है कि स्ट्रेट लाइन में ग्राफ है, यानी कि ग्राफ हमारा लीनियर है। तो यहाँ से हमें लीनियर वाली चीज का पता चल पा रहा है। ठीक है, और तुम देख सकते हो हम ग्राफ को लेके बहुत सारी चीजें चेक करते हैं, जैसे ये लीनियर है कि नहीं और बाकी सारी चीजें। होमोस्केडेसिटी, यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये जो रेड लाइन है ये हमारी अज्यूम वैल्यूज को बता रहा है ना। ओके, इतना समझ आ गया। अब यहीं से तुम सारी चीजों को चेक कर सकते हो, जैसे हमें क्या क्या टेस्ट करना है। यह देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सपोज वी नीड टू टेस्ट होमोस्केडेस्टिसिटी, जिसका सिंपल सा मतलब क्या था कि रेजिडुअल शुड हैव कांस्टेंट अक्रॉस रेजिडुअल शुड हैव कांस्टेंट वेरिएंस अक्रॉस ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना। तो कांस्टेंट वेरिएंस होनी चाहिए एक्स की सारी वैल्यूज के लिए। यहाँ पर अगर तुम देखोगे रेजिडुअल्स में, तो अज्यूम करो कि ये हमारा रेजिडुअल है और ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एक्स थी, तो ज्यादा डिफरेंस है नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें तुम्हें समझ आ गई, और इसमें कोई ऐसा बहुत इन्फ्लुएंशियल पॉइंट भी नहीं है कि लाइक सपोज कोई कोई पॉइंट एकदम ऐसा है जो इस ग्राफ की शेप को पूरा ही ऐसे चेंज कर दे। ऐसा भी कोई पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर मैं बोल भी सकती हूँ कि कोई भी इन्फ्लुएंशियल पॉइंट नहीं था। तो ये सारी चीजें जब हम करते हैं इसको हम बोलते हैं रिग्रेशन डायग्नोस्टिक। आई होप तुम्हें अब तक रेजिडुअल और ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगला इन्फ्लुएंस डायग्नोस्टिक। अभी हमने रेजिडुअल का डायग्नोस्टिक करा, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज इन्फ्लुएंस डायग्नोस्टिक्स। मैंने तुम्हें इन्फ्लुएंशियल पॉइंट बताया, रिग्रेशन में ही होता है। तो इन रिग्रेशन एवरी डेटा पॉइंट हैज सम इन्फ्लुएंस ऑन द रिजल्ट। तो अगर मैं रिग्रेशन में डेटा बना रही हूँ तो हर डेटा पॉइंट का ना कुछ इन्फ्लुएंस तो पूरे रिजल्ट पे होगा, है ना। होगा, एक सिंगल पॉइंट पूरे रिग्रेशन लाइन को अप या डाउन कर सकता है, लाइक अ ट्रबल मेकर इन क्लास। ओके, सो इन्फ्लुएंस डायग्नोस्टिक्स आर टेक्निक्स जिनकी हेल्प से हम फाइंड करते हैं कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो पूरे रिजल्ट को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, और क्या हम उसको निकालें या फिर एग्जामिन करें। ठीक है, आई होप तुम्हें ये समझ आया होगा। तो देखो बेसिक टर्म इन्फ्लुएंशियल का मतलब क्या है। देखो इन्फ्लुएंशियल को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स है जिनका मतलब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ हमने पढ़ा है, कुछ हम आगे पढ़ेंगे। जैसे रेजिडुअल्स, रेजिडुअल्स को निकालने का मैंने तुम्हें तरीका भी बताया था, एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। सो यहाँ पर ये हमें बता सकता है कि हाउ फार ऑफ अ पॉइंट इज फ्रॉम द मॉडल, कि एक्चुअल में मॉडल से कितना दूर पॉइंट है। इतना समझ आया। उसके बाद जितना ज्यादा रेजिडुअल होगा इसका मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, हम्म, आगे बढ़ते हैं। अगली जो टर्म हमारे पास आती है वो है लेवरेज। अगली टर्म जो हमारे पास आती है वो है लेवरेज। तो लेवरेज मींस मेजर्स हाउ फार एन ऑब्जर्वेशन एक्स वैल्यू इज फ्रॉम अदर। तो लेवरेज का मतलब सपोज मेरे पास दो रेजिडुअल्स है, यहाँ पर मेरी x1 है और यहाँ पर मेरा x2 है। तो अगर इनकी वैल्यूज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो इस डिस्टेंस को ही कैलकुलेट करने को हम लेवरेज बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इफ x इज अनयूजुअल लाइक फार फ्रॉम मेन, लेवरेज इज हाई। लाइक अगर x इज बहुत दूर होंगे तो लेवरेज हाई होगा। इतना समझ आ गया। और जिसका लेवरेज ज्यादा होगा वो ज्यादातर इन्फ्लुएंशियल पॉइंट होता है। इतना क्लियर हुआ। ओके, सो यहाँ पर इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स में इन्फ्लुएंशियल पॉइंट कौन सा ज्यादा होता है, जो जिसका लेवरेज ज्यादा हो। उसके बाद इन्फ्लुएंस, तो जिसका ज्यादा रेसिड्यूल होगा वो बैड प्रिडिक्शंस होगी। हाई लेवरेज वाला फार आउट एक्स वैल्यू। तो देखो रियल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर मैंने क्या देखा, रेजिड्यूल कैसा होना चाहिए। रेजिडल्स
एंड लेवरेज कैसे होना चाहिए? तो हमारे लिए ये जो रियल इन्फ्लुएंसिंग पॉइंट कोई होगा वो पॉइंट होगा जो पूरा मॉडल को हमारे पुल कर सके। इतना क्लियर हो गया? आई होप तुम्हें एक्चुअल में समझ आया होगा इन्फ्लुएंस पॉइंट्स का मतलब। अभी जो इन्फ्लुएंस पॉइंट्स है ना, उनको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? कोई पॉइंट, सपोज यहाँ पर इन्फ्लुएंस पॉइंट मतलब मैं बताती हूँ, एज्यूम करो ये मेरा एक ग्राफ है, ठीक है? इसमें एक पॉइंट इधर था, एक इधर था, एक इधर था, एक इधर था, एक इधर था, और उसके बाद हम कुछ कुछ चीजें कैलकुलेट करते हैं और हमारा आंसर आता है 48.2। बट सडनली मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर देती हूँ जो यहाँ है, और माई ग्राफ टर्न्स लाइक दिस, और अब जो मेरी वैल्यू आ रही है वो आ रही है -13.2। तो मैं कह सकती हूँ कि पूरे ग्राफ पे ये जो मैंने एक पॉइंट इधर ऐड करा उसी से इन्फ्लुएंस हुआ, है ना? तो इसी को हम इन्फ्लुएंशियल पॉइंट बोलते हैं। एक पॉइंट पूरे ग्राफ की वैल्यू चेंज कर दे। अब हम कैसे चेक कर सकते हैं कोई पॉइंट इन्फ्लुएंशियल है कि नहीं? पहला तरीका होता है कुक्स डिस्टेंस, ठीक है? तो कुक्स डिस्टेंस से हम हर पॉइंट का ओवरऑल इन्फ्लुएंस पता कर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट जिसका इन्फ्लुएंस 0.5 से कम है ना? तो इसका मतलब वो इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं है, लेकिन अगर वो 1 से ज्यादा है उसका मतलब वो हाईली इन्फ्लुएंशियल है। मानो मैंने कुक्स डिस्टेंस निकाला बिटवीन टू पॉइंट्स, और उसके बाद अगर मेरा कुक्स डिस्टेंस 0.5 से ज्यादा आता है, दैट मीन्स दैट पॉइंट इज हाईली इन्फ्लुएंशियल, सॉरी, दैट पॉइंट इज नॉट हाईली इन्फ्लुएंशियल। बट इफ, ओके मैंने उल्टा बोल दिया, अगर मेरा कोई पॉइंट 0.5 से कम आता है, दैट मीन्स वो बिल्कुल हाईली इन्फ्लुएंशियल नहीं है। लेकिन अगर कोई पॉइंट का कुक्स डिस्टेंस 1 से ज्यादा आ रहा है, दैट मीन्स द पॉइंट इज हाईली इन्फ्लुएंशियल। तो यहाँ पर कोई पॉइंट कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है वो हमें कुक्स डिस्टेंस से पता चल सकता है। उसके बाद एक और टेस्ट होता है जिसका नाम होता है डीएफ बेटास, ठीक है? यहाँ पर हम रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स को मेजर करते हैं और फिर देखते हैं किस तरीके से एक पॉइंट को निकालने पर रिग्रेशन कॉफिशिएंट में चेंजेस आते हैं। अगर रिग्रेशन कॉफिशिएंट को चेक करने पर वो 2 से ज्यादा आता है, दैट मीन्स द पॉइंट इज इन्फ्लुएंशियल ऑन द पर्टिकुलर बेटा। एक और टेस्ट होता है जिसको हम डी फिट्स बोलते हैं। सो यहाँ पर भी हम फिटेड वैल्यूज को मेजर करते हैं कि एक पॉइंट को रिमूव करने पे फिटेड वैल्यूज कितनी होंगी। अगेन अगर वो ग्रेटर देन 2 है, दैट मीन्स द पॉइंट इज इन्फ्लुएंशियल। ओके, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द लेवरेज वैल्यूज। मैंने तुम्हें लेवरेज का मतलब बताया था कि कितना दूर पॉइंट्स हैं एक्चुअली में। तो जरूरी नहीं है कि अगर पॉइंट्स एक्चुअल में बहुत दूर होंगे तो हाई लेवरेज मतलब इज ऑलवेज इन्फ्लुएंशियल। बट ये जरूरी नहीं है, कि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि हाई लेवरेज तो है लेकिन वो जो पॉइंट है वो उतना इन्फ्लुएंशियल नहीं है, बट मोस्टली केसेस में वो पोटेंशियली इन्फ्लुएंशियल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी वैल्यूज 2 से ज्यादा है उनको हमें चेक करने की जरूरत होती है, ठीक है? आई होप तुम्हें ये चीजें समझ आई होंगी, दैट व्हाट इज इन्फ्लुएंशियल, व्हाट इज कुक्स डिस्टेंस, कैसे चेक करते हैं। अब थोड़ी विजुअल अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। सो अब विजुअल अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। मानो सपोज करो मैं एक ग्राफ बना रही थी ऐसे। आई एम ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन, ओके, अ रिग्रेशन लाइन, जहां पर मैं दिखा रही हूँ कि मैं कितने घंटे पढ़ रही हूँ या फिर ज्यादा स्टडीज करने से ज्यादा नंबर आते हैं। ओके, ऐसा मैंने तुम्हें एक ग्राफ बना रही हूँ मैं, ठीक है? लेकिन सडनली क्या होता है कि एक पॉइंट पूरे ग्राफ को चेंज कर दे रहा है। वन पॉइंट इज फार फ्रॉम द अदर, very far on the x-axis or very far from the line, ठीक है? Now here's the key. If this one point makes your line tilt or move a lot when you add or remove it, it's influential, ठीक है? मानो कोई पॉइंट है, तुमने लाइन बनाई, अब तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा होगा टिल्ट कैसे करेगा, मूव कैसे करेगा। सो इसके लिए लेट्स टेक अ रियल क्विक एग्जांपल। सो देखो, अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखो। सपोज यहाँ पर हमारे पास ऐसे लाइंस है, अलग अलग लाइंस बनी हुई हैं, ठीक है? अब यहाँ मैं कोई एक रैंडम पॉइंट उठा लेती हूँ, जैसे ये वाला पॉइंट मैंने उठाया, 140-20 वाला ये कोई पॉइंट है, 140-20, ये रहा 140-20। अब मानो मैं इस पॉइंट की वैल्यू चेंज करके अगर कर देती हूँ, 20 की जगह 40 कर देती हूँ, और 140 की जगह आई एम गोइंग टू डू 300। तो यहाँ तुम देख रहे हो कि जैसे ही मैंने अपने इस पॉइंट की वैल्यू चेंज करी, मेरी ये ब्लैक वाली लाइन टिल्ट होने लग गई। जैसे मैं यहाँ पर देखो, जैसे ही मैं इनकी वैल्यूज को चेंज कर रही हूँ, माई ब्लैक लाइन इज
टिल्टिंग एंड रोटेटिंग लाइक दैट। तो ये सिर्फ एक पॉइंट, लाइक सारे पॉइंट सिमिलर है, बस एक पॉइंट की चेंज करने की वजह से हो रही है। सो दिस इज अवर इन्फ्लुएंशियल। आई होप अब तुम्हें समझ आया होगा। ठीक है, तो यही होता है जब एक पॉइंट के जस्ट एक पॉइंट के ऐड या रिमूव करने की वजह से बहुत ज्यादा स्कैटरिंग होने लगे, सो इट्स इन्फ्लुएंशियल पॉइंट। ठीक है, तो हम यही कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा पॉइंट इन्फ्लुएंशियल है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। ठीक है, जहाँ जिसको हम चेक करेंगे, ये आईपीयू के अकॉर्डिंग, आईपीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने एक प्रॉब्लम लिया है। देखो, यू हैव दिस डेटा सेट जहाँ पर स्टडी और मार्क्स दिखाए गए हैं कि ये स्टडी बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं और इसके मार्क्स ये सारे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें अलग अलग पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। अब अब मुझे इसमें सपोज चेक करना है कि कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है इस ग्राफ में। तो मैं कैसे चेक करूंगी? सबसे पहले मुझे लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन दी हुई है, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। मैं इस पूरे को यूज करके y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स करके, मुझे x की भी वैल्यूज दी हुई है, y की भी दी हुई है। सो मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर लूंगी और अपने रेजिड्यूल्स बना लूंगी, उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये देखो, इससे हमारा जो ग्राफ आया वो ये रहा, इससे हमारा जो ग्राफ आया वो ये है। तो हमने यहाँ पर, एक सेकेंड, देखो, x1 पर y हमारा 50 है, मैंने इधर एक ग्राफ बना लिया। x2 पर y 55 है, ऐसे करके हमने अपना एक रिग्रेशन लाइन ग्राफ बना लिया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें कुक्स डिस्टेंस निकालना है। तो देखो, कुक्स डिस्टेंस निकालने का एक पूरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमें फॉर्मूला दिया जाएगा, हमें फॉर्मूले के थ्रू निकालना दिया जाएगा क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर्स वगैरह नहीं होंगे। सो यहाँ देखो एक बार, हुक्स डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये। मैं इस फॉर्मूले पे अभी आऊंगी, पहले मैं तुम्हें ना कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ क्योंकि इधर जरूरत पड़ेगी, ये पता होना चाहिए तुम्हें। तो अब हम क्या करेंगे, मानो कुक्स डिस्टेंस हम हर एक एक पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं। तो मैंने पॉइंट वन के लिए कुक्स डिस्टेंस निकाला, 0.3.2 के लिए निकाला, 0.20, ऐसे करके हमने सबके लिए निकाला। जब मैं पॉइंट 7 पे आई तो मुझे 4.87 करके ये डिस्टेंस मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि बाकी सब जहाँ 0 पॉइंट समथिंग दे रहे हैं, ये डायरेक्ट 4 दे रहा है, इसका कुक्स डिस्टेंस 4 है। तो जिसका सबसे ज्यादा कुक्स डिस्टेंस होता है, दैट पॉइंट इज वेरी हाई इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पर अगर मुझे कैलकुलेट करना था कि कौन सा पॉइंट सबसे हाई इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो P7 है। ठीक है, एक ये तरीका होता है, मैंने दो मेथड्स और बताए थे जिनसे हम चेक करते हैं। ठीक है, सो द टू मेथड्स आर, एक होता है हमारे पास डिफिट्स और एक होता है डीएफ बिट्स। ठीक है, तो यहाँ देखो, जब हमने डिफिट से निकाला तो यहाँ पर हमारी वैल्यू -5.65 आ रही थी। और यहाँ हमने क्या देखा है, डिफिट्स टेल हाउ मच द प्रेडिक्टेड वैल्यू चेंजेस इफ वी रिमूव दिस पॉइंट। तो एक पॉइंट को हटाने पे प्रेडिक्टेड वैल्यू कितनी चेंज होगी, ये प्रेडिक्टेड वैल्यूज पे होता है, रेजिडुअल्स पे होता है, तभी मैंने बोला रेजिडुअल्स कैलकुलेट करते हैं। अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, दैट मीन्स दिस पॉइंट इज हाईली इन्फ्लुएंस। एंड सेम तरीका है ये बीटास का यूज करके, यहाँ पर हम इंटरसेप्ट निकालते हैं, स्लोप देखते हैं कि एक पॉइंट को ऐड या रिमूव करने से स्लोप कितना चेंज हो रहा है। तो इधर हम स्लोप के बारे में बात करते हैं कि अगर इफ वी आर एडिंग अ पॉइंट, हाउ मच द स्लोप इज चेंजिंग, रिमूविंग द पॉइंट, हाउ मच इज द स्लोप इज रिमूविंग। तो अगर एक पॉइंट को डिलीट करने से या ऐड करने से मेरा पूरा स्लोप चेंज हो जा रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट बहुत इन्फ्लुएंशियल होगा, राइट। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मेरे ग्राफ के अंदर P7 को जो मैं ऐड कर रही हूँ या रिमूव कर रही हूँ, तो या फिर अगर मैं P7 को रिमूव कर दूं तो मेरी पूरी रिग्रेशन लाइन ही बहुत ज्यादा मैसिवली चेंज हो जाएगी। तो इन तीन चीजों से मुझे ये तो पता चला मेरा P7 इज एक्चुअली हाईली इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये समझ आ गया। तो यहाँ पर ये P7 इन्फ्लुएंशियल क्यों था, बिकॉज ये हाई लेवरेज था, हमें पता था, मतलब देखने से समझ आया था क्योंकि एक्स पॉइंट्स बहुत दूर थे और इसका रेजिडुअल बहुत ज्यादा लार्ज था। उसके बाद हमने कैसे चेक करा कि इसका कुक्स डिस्टेंस ग्रेटर देन 1 है, डी फिट्स भी बहुत ज्यादा हाई है, और डीएफ बेटास के चेंज करने से, मतलब डीएफ बेटास जब हम कैलकुलेट करें तो एक पॉइंट के चेंज करने से पूरा स्लोप चेंज हो जा रहा है। दैट्स व्हाई P7 इज वेरी इन्फ्लुएंशियल। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, लेवरेज तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट ऐसे बोल दिया कि एक्स एक्सिस बहुत आपस में दूर है, बट इन एग्जाम्स यू कैन नॉट राइट कि एक्स एक्सिस बहुत दूर है, यू नीड टू कैलकुलेट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग लेवरेजेस, इट इज HI
एक्स आई जो भी तुम्हें एक्स का पॉइंट दिया होगा, एक्स का ट्रांसपोज इनटू एक्स का इनवर्स और फिर एक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत नई नहीं है, कॉज तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। दीज आर द फॉर्मूलाज यू कैन यूज एंड कैलकुलेट लेवरेज। ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हें कुक्स डिस्टेंस निकालने का भी फॉर्मूला देती हूँ। तो देखो, ये जो कुक्स डिस्टेंस है, क्योंकि सॉफ्टवेयर पे वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट, बट इन एग्जाम्स अगर कोई क्वेश्चन बाय चांस आ गया, वैसे तो ज्यादातर थ्योरी का आएगा, वर्ड्स कुक्स डिस्टेंस वगैरह, बट इन एग्जाम्स अगर क्वेश्चन आ भी जाता है, सो यू नो कि हाँ, थोड़े बहुत स्टेप्स तुम्हें पता होने चाहिए। तो कुक्स डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है डी आई, जहां पर हम कुक्स डिस्टेंस को डी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई स्क्वायर और अपॉन में पी माइनस ये। ओके, तो ये हमारा वेरिएंस होता है, तो वेरिएंस इंटू एच आई वन माइनस एच आई का स्क्वायर। अब ई आई स्टैंड फॉर द रेजिड्यूल ऑफ ऑब्जर्वेशन आई। रेजिड्यूल सभी मैंने बोला हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। पी इज द नंबर ऑफ प्रिडिक्टर्स और ये हमारा होता है एस्टिमेट ऑफ द एरर वेरिएंस। ठीक है, साथ में एच आई लेवरेज जो कि हम ऊपर दिए फॉर्मूला से निकालते हैं, और ये होता है रूल ऑफ थंब। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, अगर सॉरी, रूल ऑफ थंब हमारा क्या होगा कि अगर कुक्स डिस्टेंस ग्रेटर देन 1 है, दैट मींस द पॉइंट इज एक्चुअली इन्फ्लुएंशियल। अब यहाँ पर एच आई क्यों है, क्योंकि हमें एक एक करके वैल्यूज डालनी है। ठीक है, हर पॉइंट के लिए। ओके, इतना समझ आ गया। कुक्स डिस्टेंस की प्रॉपर डेफिनेशन इधर देख लो। सो कुक्स डिस्टेंस मेजर्स द इन्फ्लुएंशियल ऑफ ईच डेटा पॉइंट ऑन द एस्टिमेटेड रिग्रेशन कोफिशिएंट। इट कंबाइंस बोथ द लेवरेज एंड द रेजिडुअल। लेवरेज भी निकालता है और रेजिडुअल को भी कंबाइन करता है। So it can identify points that have both high leverage and high residual, दोनों का पता, and large residual, दोनों का पता चल सकता है। Large Cook's distance indicates that the point has substantial impact on the regression model. Is that clear? Is it clear? Okay. Now we need to move to the next one, defects. Now we need to calculate defects. तो यहाँ पर defects क्या measure करता है? Change in the predicted value for a data point when the data is when the point is excluded from the analysis। तो डिफिट्स को निकालने का फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट सेम सा ही होता है, लेकिन चीजें हमें सेम ही निकालनी है, बस अरेंजमेंट फॉर्मूलाज का अलग होता है। यहाँ पर भी हम ई निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, एरर्स, और यहाँ पर लैवरेजेस निकालते हैं। अब यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, अगर डी फिट्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 अंडर रूट पी बाई एन आ रही है, पी नंबर ऑफ प्रिडिक्टर्स, ठीक है, इससे ज्यादा आ रहा है, पी नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स होता है और एन सैंपल साइज है, तो इसका मतलब दैट पॉइंट इज हाईली इन्फ्लुएंशियल। या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि अगर ग्रेटर देन 2 आ रही है तो भी हम उसको इन्फ्लुएंशियल बोल देते हैं। उसके बाद डीएफ बीटास, तो यहाँ पर डीएफ बीटास मेजर हाउ मच रिग्रेशन कोएफिशिएंट वुड चेंज अगर हम उस पॉइंट को पूरा ही रिमूव कर दें तो। ठीक है, तो ये तरीके होता है। अब डीएफ बीटास का भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है यहाँ पर, जो भी तुम्हारा रिग्रेशन एनालिसिस से बी आई की वैल्यू आई, देन माइनस बी आई आई की आई। यहाँ पर बी आई एस्टिमेटेड रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है और बी आई इज एस्टिमेटेड कोफिशिएंट व्हेन द ith ऑब्जर्वेशन इज एक्सक्लूडेड। ठीक है, अगेन यहाँ पर सेम रूल होता है कि अगर वैल्यूज एक्सीड करिए टू अपॉन अंडर रूट एन, सो द पॉइंट इज हाईली इन्फ्लुएंशियल। ठीक है, इतना समझ आ गया। आई होप तुम्हें कुक्स डिस्टेंस और ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग द पॉइंट्स एंड हाउ दे आर इन्फ्लुएंसिंग। सो द नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कुछ तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना। सो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन में ट्रांसफॉर्मेशन रिफर्स टू मॉडिफाइंग द डेटा टू मेक इट मोर सुटेबल फॉर मॉडलिंग। मॉडलिंग इक्वेशंस बनाना, रिलेशंस बनाना, उनके लिए डेटा को बहुत ज्यादा सुटेबल कर देना, थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर देना, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। यहाँ पर बेसिकली अगर कोई भी मेरे को इक्वेशन दी हुई है तो हम उसको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि वो ज्यादा लीनियर रहे, और जो हमने पहले पढ़े थे ना लीनियरिटी के चीजें, वही सब हो, तो उसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। So transformation can help in linearize non-linear relationships, stabilize variance, or normalize the distribution of residuals, making the model more effective. Okay, so in linear regression, transformation refers to modifying the data. सेम चीज यहाँ पर हुई है। ओके, सेम इक्वेशन है ये, बट आई होप यू गेट द पॉइंट। ठीक है, जब कोई इक्वेशन दी हुई है और हम उसको मॉडिफाई करके उसको और लीनियर बना रहे हैं, ये सारी चीजें, इनको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग हो सकती है, जैसे लॉगैरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन। लॉगैरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन में हम रिलेशनशिप को निकालते हैं इंडिपेंडेंट ऑन, देखो रिग्रेशन में हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल।
वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर लॉगरिथमिक रिलेशनशिप में लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन में हम रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स follows a multiplicative model rather than additive one। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो होती है y डैश इज इक्वल्स टू log y। ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू x डैश इज इक्वल्स टू log x में। ओके, so this is useful when the dependent variables grows exponentially with respect to the independent variable। अगर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है एज कम्पेयर टू द इंडिपेंडेंट, तो हम ये वाला मॉडल यूज करते हैं। सेम अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है तो एक्स इसको ये लिखता है। तो यहाँ पर जो मॉडल होता है वो मेरे को जैसे लिखता है कि y को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं लॉग y में और x को log x में। सो इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन को जब हम ऐसा कुछ करते हैं कि y डैश y मानो स्टार्टिंग में मेरी इक्वेशन इनिशियली ऐसी थी, y इज इक्वल्स टू x प्लस ए बी। ओके, और y तो और इस इक्वेशन को अब मैंने कर दिया था log y इज इक्वल्स टू log x प्लस ए बी। सो लाइक वाई एक्स को log से रिप्लेस कर दिया, तो इसको लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ओके, क्लियर। नाउ अगली होती है स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन। तो जहां पर y की जगह पर हम स्क्वायर रूट ऑफ y कर देंगे और x की जगह पर हम स्क्वायर रूट ऑफ x कर देंगे। क्लियर। Okay, so dependent, देखो, this transformation is used when the dependent variable has a heteroscedastic error term। तो इन वाले टर्म्स में तुम्हें बस ये याद करना है कि ट्रांसफॉर्मेशंस होती है और कौन से वाले ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए क्या यूज करते हैं। तो जब हेट्रोस्केडेस्टिक होता है तो यहाँ पर हम y की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ y लगाते हैं। लाइक यहाँ पर हमारी इक्वेशंस फिर इस फॉर्म में बनती है, y is equals to square root under root of this and x plus b। ऐसे करके हम जो रिलेशंस बना देते हैं इनको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये डेटा हैज अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और व्हेन देयर इज नॉन कांस्टेंट वेरिएबल वेरिएंस इन द रेसिड्यूल, सो तब जाकर हमें ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ओके, नाउ अगला आता है पावर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। एंड दिस वन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन, बॉक्स कॉक्स मॉडल, दिस वन इज इम्पोर्टेंट। सो बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, पावर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इसको, जहां पर हम वेरिएंस को स्टेबलाइज करते हैं और डेटा को बना देते हैं मोर नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमारा डेटा होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है, जो हमारा y था वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू y की जगह पर हम लिख देते हैं, y की जगह पर हम लिख देते हैं y लैम्डा -1 अपॉन में लैम्डा, ऐसे लिख देते हैं, है ना। तो जब ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ये वाला फॉर्मूला तुमने देखा भी होगा पहले कहीं पर, है ना। सो ऐसी वाली ट्रांसफॉर्मेशन जब होती है तो इसको हम बोलते हैं पावर ट्रांसफॉर्मेशन। इसी को बॉक्स फॉक्स मॉडल भी बोलते हैं, वो आगे हम पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर लैम्डा की वैल्यू बाय चांस मेरी 0 हो जाती है तो ये लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है विद y डैश इज इक्वल्स टू log y। इतना क्लियर हो गया। तो जब हम y की जगह पर ये लगा रहे हैं तो इसको हम बॉक्स फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, जहां पर लैम्डा की हम ऑप्टिमल वैल्यूज लेते हैं by maximizing the log likelihood function, and this transformation can be applied to both y and x। तो हम x को भी x lambda -1 upon lambda करके लिख सकते हैं। उसके बाद होती है इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में we will take 1 by y instead of y in our regression equations। तो जैसे कोई इक्वेशन ऐसी है, इक्वेशन है कोई मेरी y is equals to a plus bx, y is equals to x plus b, suppose this is our equation। तो यहाँ पर जब मैं y की जगह पर इसको कन्वर्ट करूंगी, ट्रांसफॉर्म करूंगी इस इक्वेशन को टू मेक इट मोर लीनियर, मैं यूज करूंगी y 1 by y इज इक्वल्स टू, सपोज आई एम कन्वर्टिंग इट टू 1 by x plus b। So this is our inverse transformation। So this transformation is often used for data that decrease at a constant rate। अगर बहुत constant rate से data decrease हो रहा है, so in that cases we use inverse transformation। So ऐसे बहुत सारे transformations है, जैसे polynomial transformation, ठीक है। और मैं
जल्दी-जल्दी तो मैं सारे बता देती हूँ, ओवरव्यू दे देती हूँ। सो देखो ये होता है पॉलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स लीनियर नहीं रहते, लेकिन पॉलिनोमियल होते हैं। लाइक क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, पर लीनियर रिलेशन नहीं होता। सो इस केस में हम इसको लीनियर बनाते हैं। यहाँ पर पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, यानी कि जो भी मेरे इक्वेशंस होते हैं उनको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में ट्रांसफर कर देते हैं। लाइक कोई इक्वेशन y है तो y की जगह पर हम यूज कर देते हैं a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर, ऐसे इन वैल्यूज को डाल देते हैं एंड देन मेक अ इक्वेशन, अ रिग्रेशन इक्वेशन बाय यूजिंग दिस क्वाड्रेटिक वैल्यूज। तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड आल्सो पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये तब यूज होती है जब डेटा बहुत ज्यादा कर्विलिनियर रिलेशनशिप में यूज हो रहा होता है, ठीक है, लीनियर नहीं होता। सो एट दैट केस वी यूज पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन। एक होता है नॉर्मलाइजेशन। सो दिस स्टैंडर्ड this transformation is used when the independent variables have different units or scales. So इस केस में हम नॉर्मलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का बहुत ज्यादा डिफरेंट यूनिट्स आ रही हैं और हमें बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज करना है डेटा को, सो इस केस में यूज होता है। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हम x की जगह पर डाल देते हैं x माइनस म्यू एक्स अपॉन में ये स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस, ये वाला कॉन्सेप्ट, ओके। और नॉर्मलाइजेशन में हम कर देते हैं एक्स डैश को रिप्लेस करके एक्स माइनस मिनिमम एक्स और मैक्स एक्स माइनस मिन एक्स। सो इन वाले जब हम एक्स की जगह पर ये वाले फंक्शंस को यूज करने लगता है, सो इट इज स्टैंडर्डाइजेशन या फिर नॉर्मलाइजेशन। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन ही है एक तरीके से। उसके बाद बहुत अलग अलग तरीके की भी ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे कि कैटेगोरिकल वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो यू कैन रीड दैट आउट। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशंस को हम करते क्यों हैं? हम चाहते क्या है? मैंने तुम्हें बोला था हम लीनियरिटी चाहते हैं और अपने मॉडल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, राइट? हाँ, करना तो चाहते हैं, बट अगर क्वेश्चन में आता है, पेपर में आता है कि व्हाई वी एक्चुअली नीड टू डू ट्रांसफॉर्मेशन, तो सबसे पहले आता है कि नॉन लीनियर रिलेशनशिप को लीनियराइज करना, दूसरा हेट्रोस्कैडेस्टिसिटी को हैंडल करना, ठीक है। अगर रेजिड्यूल्स कांस्टेंट नहीं है, देखो एक होता है होमो होमोस्टैटिसिटी, एक ये होता है, ओके। तो एक होता है हेट्रो, हेट्रो मतलब बहुत ज्यादा रेजिडुअल से कांस्टेंट नहीं है। सो इन सबको भी हैंडल करने के लिए वी डू ट्रांसफॉर्मेशंस। दूसरा नॉर्मेलिटी, रेजिडुअल्स की नॉर्मेलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूजिंग बॉक्स बॉक्स ट्रांसफॉर्मेशंस एंड ऑल ऑफ दैट वी यूज अवर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स। क्यूनेस को करेक्ट करने के लिए एंड स्केलिंग फीचर्स के लिए वी यूज अवर ट्रांसफॉर्मेशंस। तो इतना समझ आ गया। अब कंक्लूजन क्या है हमारा? ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में क्या है? देखो बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन को हम अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, फॉर्मूला तो हमने देख ही लिया है। बट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? ये एक लीनियर रिग्रेशन टेक्निक है जिसकी वजह से देखो यहाँ पर हम इक्वेशंस को, रिग्रेशन इक्वेशंस को इम्प्रूव कर रहे हैं लीनियरिटी में। सो ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं? लीनियर रिग्रेशन, देखो लीनियर रिग्रेशन कैन मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन इम्प्रूविंग मॉडल फिट। तो जो भी रिग्रेशंस लीनियर ही होते हैं ना, वो हमारे मॉडल को ज्यादा बेटर करते हैं। इसलिए जो भी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होती है हम उनको लीनियरिटी में कन्वर्ट करते हैं, ओके। यहाँ पर जो नॉन लीनियर होते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें हेल्प करता है, जो भी मॉडल्स नॉन लीनियर है उनको ठीक करने में, वेरिएंस को स्टेबलाइज करने में और मीट करने में, और लीनियर रिग्रेशंस के अजम्पशंस जो हम मानते हैं वो फुलफिल हो इस चीज में, ओके। सो इतना समझ आ गया कि कंक्लूजन्स क्यों जरूरी है एंड व्हाट इज एक्चुअली द नीड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ लेट्स स्टडी मोर अबाउट द बॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो बॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन एक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होता है, मैंने तुम्हें बताया था, जहां पर हम वेरिएंस को स्टेबलाइज करने में इसको यूज करते हैं ताकि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। इट्स स्पेशली यूजफुल व्हेन द डेटा इज skewed or when residuals from a linear regression model are not normally distributed. So when residuals are not normally distributed, we use this method. इसका फॉर्मूला, इसमें हम y की जगह पर मैंने बोला y लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा को यूज करता है, जहां पर लैम्डा अगर जीरो होगा, सो बेसिकली दिस होल थिंग बिकम जीरो एंड वी ओनली लेफ्ट वन अपॉन लैम्डा लाइक लॉग y, ओके, क्लियर। सो यहाँ पर क्या होगा? ये वो नेचुरल लॉगरिथमिक फॉर्म में आ जाएगा।
अब देखो ये बॉक्स बॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कहाँ पर है। तो इसमें ना ज्यादातर क्वेश्चंस कैसे आता है कि लेट्स वॉक थ्रू एन एग्जांपल ऑफ यूजिंग द बॉक्स बॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन विद न्यूमेरिकल डेटा, कि कहाँ पर एक्चुअली ये बॉक्स बॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज होता है। मैंने बहुत ट्राई करा है, नोट्स थोड़े सिंप्लीफाइड रहे है ना, ताकि समझने में इजी हो। बिकॉज यूट्यूब पर अभी के टाइम पे बहुत ऐसा कंटेंट है जो एक्चुअली समझ ही नहीं आ रहा है। सो मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन बनाया है, बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चंस करे हैं, बट एक्चुअली यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। पीवाईक्यूज वगैरह तुम लोग देख लेना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी वीडियो के भरोसे रहो, कॉज तुम्हें समझ आ जाएगा। मेरा बेसिक गोल ये है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट्स है, बट प्रैक्टिस खुद से करनी है। एग्जाम में बहुत ईजी क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। थ्योरी वाली चीजें तो तुम्हारी कवर हो जाएंगे यहाँ से, बट फॉर न्यूमेरिकल्स आई विल सजेस्ट यू टू watch more video, like not watch more videos, try and practice more questions, okay। अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन है, यहाँ सपोज तुम्हें डेटा सेट दे दिया है, x नंबर ऑफ स्टडी आवर्स करने पर y नंबर ऑफ मार्क्स आ रहा है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ ना तुम बॉक्स बॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, ठीक है, ताकि तुम y डेटा को नॉर्मल कर सको। मानो ऐसा कुछ क्वेश्चन आया कि अप्लाई बॉक्स बॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर तुम्हें पता ही नहीं कि लगता है कैसे बॉक्स बॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो तुम क्या ही करोगे, है ना। सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या क्या स्टेप्स होता है। सबसे पहले हम डेटा को चेक करेंगे। देखो बॉक्स बॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन तभी लगता है जब वैल्यूज ऑफ वाई हमारी पॉजिटिव हो, है ना। जो भी हमें दिया हुआ है, इसको x माना, इसको y माना, y की सारी वैल्यूज जो पॉजिटिव होंगी तभी हमारे बॉक्स बॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। सो वी नीड टू इंश्योर दैट ऑल वैल्यूज ऑफ y आर पॉजिटिव, बिकॉज द बॉक्स बॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन इज ओनली वैलिड फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, अपने लैम्डा की एक रेंज चूज करेंगे, बिकॉज वी नो बॉक्स बॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वी हैड अ फॉर्मूला y lambda minus 1 upon में lambda, we have a formula, okay। so अब इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए lambda की वैल्यू चाहिए। अब lambda की वैल्यू कैसे चूज करेंगे, देखो lambda का पूरा चूज करने का एक पूरा तरीका होता है, ठीक है। और lambda की वैल्यू ज्यादातर -2 से लेकर 2 के बीच में होती है। और प्रैक्टिकली देखें तो ज्यादातर जो लैम्डास की वैल्यूज होती है वी कैन कैलकुलेट इट विद सॉफ्टवेयर ज्यादातर। तो अभी सिंप्लिसिटी के लिए वी आर एज्यूमिंग कि अवर लैम्डा इज 0.5, ओके। ये डबल बार वो हो गया है, लैम्डा की वैल्यू 0.5 है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें डेटा दिया हुआ है, लैम्डा की वैल्यूज है 0.5 और हमें बोला है बॉक्स बॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। अब बॉक्स बॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y डैश इज इक्वल्स टू y 0.5 माइनस 1 अपॉन 0.5, यानी कि y लैम्डा, एक सेकेंड, फॉर्मूला क्या होता है, y लैम्डा माइनस 1 अपॉन में लैम्डा। अब यहाँ पर लैम्डा हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो, ठीक है। लैम्डा को निकाला जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि लैम्डा है 0.5, ठीक है। लैम्डा है 0.5। अब अगर लैम्डा 0.5 है, हमें y की अलग अलग वैल्यूज पता है ना। तो मैं अब एक एक y की वैल्यू के लिए अपना बॉक्स बॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन का वैल्यू निकाल सकती हूँ। क्या आएगा, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जैसे y1 निकालते हैं, मानो y1 50 है, तो यहाँ पर मैं y की जगह पर 50 पुट कर दूंगी एंड मेरे को वैल्यू मिलेगी 12.142। y2 की वैल्यू 55 है, तो इधर 55 0.5 माइनस 1 0.5 करेंगे और वैल्यू मिलेगी 12.832। ऐसे कर करके हम सबकी वैल्यूज निकालेंगे, बिकॉज वी आर डूइंग बॉक्स बॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन। हमने अलग अलग वाइज की वैल्यू निकाली, y1 y2 y3 y4, ऐसे वी कैलकुलेटेड डिफरेंट वैल्यूज एंड हियर आल्सो। तो ऐसा करके हमने टोटल 7 वैल्यूज निकाल ली। तो अब जो हमें डेटा मिला है ट्रांसफॉर्म, ओरिजिनल डेटा कुछ और था एंड वी आर ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू बॉक्स बॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें क्या मिला, ट्रांसफॉर्म डेटा कैसे मिला, यहाँ पर x दिया हुआ है, y हमारे पहले थे, वी पुट दैट इन फॉर्मूलाज एंड वी हैव नाउ और ट्रांसफॉर्म मार्क्स, ओके। सो इस तरीके से हमने बॉक्स बॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दी। वी ट्रांसफॉर्म द ओरिजिनल वैल्यू इन लाइक अ न्यू वैल्यू, ठीक है, टू अ न्यू वैल्यू। इतना समझ आ गया, आई होप क्लियर हो गया होगा, ओके। अब ये ट्रांसफॉर्म डेटा की मदद से वी कैन एक्चुअली डू मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब डेटा को इम्प्रूव करना, ये करते हैं, ठीक है। लीनियर रिग्रेशंस को अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर लीनियरिटी हमें मिलती है। फाइंडिंग द ऑप्टिमल लैम्डा, देखो ये जो लैम्डा होता है इसको निकालना काफी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। समटाइम्स वी नीड सॉफ्टवेयर्स लाइक एंड वी कैन इवन कैलकुलेट इट इनटू पाइथन एंड आर। सो यहाँ पर क्या होता है, तो लैम्डास को एमएलई जैसे सॉफ्टवेयर से फाइंड करा जाता है, ओके। इतना क्लियर हो गया।
अब यहाँ पर कॉन्क्लूजन में हम देखते हैं कि ये जो बॉक्स फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत पावरफुल टूल है दैट इज यूज्ड टू नॉर्मलाइज द डेटा एंड स्टेबलाइज वेरिएंस, सारी चीजें करता है। ओके, अब हमारी अगली चीज आती है मॉडल सिलेक्शन। देखो मॉडल का मतलब क्या होता है, जो रिलेशंस बता रहा है। लीनियर रिग्रेशन में रिलेशन से तो पता चलता है। मुझे सपोज दो वेरिएबल्स दिए, एक दिया y और एक दिया x, और मुझे बताना है कि इन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन क्या होगा। यही मेरा एक्चुअली में मॉडल भी होता है। इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में अगर मुझे रिलेशन बताना है, सो आई एक्चुअली नीड अ मॉडल, है ना। कुछ इक्वेशंस चाहिए जिनकी हेल्प से हम बता पाए। तो मॉडल सिलेक्शन का मतलब हम अपने इक्वेशंस को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं टू एक्चुअली फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। Okay, so in linear regression modeling, the process doesn't stop at just fitting a model. You also need to select the right model and adopt effective strategies for building it. ठीक है, सबसे पहले मॉडल होता क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन और रूल जिसकी हेल्प से हम रिलेशन फाइंड करेंगे बिटवीन टू इनपुट वेरिएबल्स। इतना क्लियर हो गया। अब हमें इक्वेशंस पता करनी होती है, तो यहाँ पर मॉडल का मतलब तुम ऐसे जिम करो कैलकुलेटर की तरह, तुमने एक वैल्यू डाली तुम्हें आउटपुट मिला, एंड वी एक्चुअली वांट दैट। ठीक है, अब हमारा सबसे पहले आता है लीस्ट स्क्वायर। तो लीस्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स बिटवीन एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड वैल्यूज। ओके, जो भी हम इक्वेशंस बनाते हैं वो यूजुअली इस फॉर्म में होगी, y इज इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी वन बी टू, इस फॉर्म में होगी। अब देखो मुझे अगर अपना एक मॉडल बनाना है, प्रॉब्लम दी होगी और उसके अकॉर्डिंग मुझे इक्वेशन बनाने हैं, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए मेरी प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, डेटा को प्रिपेयर करना है, क्या क्या डेटा चाहिए, और उसके बाद हमें क्या क्या चीजें चाहिए अपनी इक्वेशंस में। हम क्या चाहते हैं हमारा मॉडल में क्या क्या हो। मैं चाहती हूँ मेरा मॉडल लीनियर भी हो, होमोसिडेसिटी भी हो, नॉर्मेलिटी ऑफ रेजिडुअल्स हो, रेजिडुअल्स नॉर्मल हो, इंडिपेंडेंसी हो, और कोई कोलिनियर कोलिनियरिटी ना हो। ओके, इतना समझ आ गया। तो ऐसे ये हमारे हमें ये वाली चीजें भी चेक करनी है कि हमारे मॉडल के अंदर ये सब चीजें भी हो। ओके, तो अब देखो हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसकी मदद से तुम्हें समझ आएगा कि किस तरीके से दिस मॉडल सिलेक्शन एक्चुअली वर्क्स। ओके, बट उससे पहले थोड़ी थ्योरी और देख लेते हैं सो दैट जब हम क्वेश्चन पे जंप करेंगे तुम्हें समझ आएगा। अब देखो मॉडल्स को हम अलग अलग तरीके से लाइक सिलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन हमें निकालना क्या है। जैसे हमें डेटा दिया है, जैसे इमेजेस और वीडियोस दिए हैं, सो वी कैन यूज CNN। टेक्स्ट और डेटा स्पीच दिया है, वी कैन यूज RNN। अगर न्यूमेरिकल डेटा है और मॉडल बनाना है तो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशंस का यूज करते हैं, उन इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें साथ में हम सिलेक्शंस इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हमें कोई वेरिएबल नहीं दिया है, लाइक अगर इनिशियली कोई भी वेरिएबल नहीं दिया है, तो इस प्रोसेस को फॉरवर्ड सिलेक्शन बोलेंगे। अगर एक वेरिएबल दिया है और उसके लिए सिग्निफिकेंट वेरिएबल को रिमूव कर रहा है, तो उसको बैकवर्ड एलिमिनेशन टेक्निक बोलते हैं। ये थोड़ी थोड़ी टेक्निक्स है कि अगर कुछ भी नहीं दिया तो एक वेरिएबल को ऐड कर देना, है ना। सो ये सारे तो तरीके होते हैं मॉडल्स बनाने के। उसके बाद हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन क्राइटेरियाज भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आता है एडजस्टेड आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इट्स एडजस्ट फॉर द नंबर ऑफ प्रिडिक्टर्स। ठीक है, तो व्हेन n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और p इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रिडिक्टर्स, हम यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 1 - 1 आर स्क्वायर n - 1 अपॉन n - p - 1। इट्स जस्ट अ नॉर्मल फॉर्मूला, राइट नाउ अवॉइड इट। ओके, ये बस तुम देख लो थोड़ा थोड़ा ऊपर से। और यहाँ पर रेगुलराइजेशन मेथड्स यूज होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ समरी टेबल है, इसको मैं अभी के लिए छोड़ती हूँ, बाकी तुम इसको पढ़ सकते हो। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आती हूँ क्योंकि मुझे लगता है क्वेश्चन से तुम्हें समझाना थोड़ा सा इजी होगा। यहाँ पर मानो तुम्हें एक प्रॉब्लम दी गई है जहाँ तुम्हें यहाँ पर वैल्यूज दी है, ये ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5। X1 स्टडी ऑफ आवर्स दिए, X2 के स्टडी ऑफ आवर्स दिए, X3 हमें क्राइटेरिया दिया अटेंडेंस परसेंट, और यहाँ पर मार्क्स दिए। ओके, बेसिकली तुम्हें एक डेटा दिया है, तुम्हें ना दिया है कि ये एक बच्चा वन है जो 2 घंटे सोता है, 2 घंटे सॉरी 2 घंटे पढ़ता है, 6 घंटे सोता है, 80% अटेंडेंस है और उसके इतने मार्क्स आया। सेम द डेटा इज गिवन फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5। now you need to tell a relation। ठीक है, और you can you need to predict the marks। okay, we want to predict the marks, हमें marks predict करना है, y निकालना है, y predict करना है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर एक बच्चा 2% सो रहा है या 3% पढ़ रहा है या 4% ये पढ़ रहा है, तो उसके मार्क्स कितने होंगे? मेन काम हमारा मार्क्स निकालने का है। अब ऐसा क्वेश्चन में सपोज तुम्हारे को इस क्वेश्चन आता है कि बिल्ड अ मॉडल टू प्रिडिक्ट मार्क्स यूजिंग द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स यूजिंग स्टेप वाइज फॉरवर्ड सिलेक्शन। ठीक है। अब ऐसा तुम्हारे पास तरीका आ गया, क्वेश्चन आ गया। अब तुम यहाँ पर क्या करोगे? तुम मॉडल कैसे बनाओगे, मॉडल बिल्ड कैसे करोगे? सबसे पहले तुम देखो, हमें देखने गए, हमें जानना चाहिए कि हमारा जो y की वैल्यू है वो हाईएस्ट रो में ये चाहिए, r हमारा सबसे ज्यादा है यही चाहिए। ठीक है। ये देखो, तो यहाँ पर आर तभी हम कैलकुलेट करते हैं। एडजस्टेड आर स्क्वायर हम देखते हैं कि कोवेरिएंस और इन सब चीजों पे कैसे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर वी वांट कि आर की वैल्यू सबसे ज्यादा है। यहाँ देखो, अगर स्टडी आर सबसे ज्यादा होंगे तो देर आर चांसेस कि उसके मार्क्स इंप्रूव हो। तो यहाँ मैं अलग अलग वेरिएबल्स को सिलेक्ट कर लूंगी। उसके बाद जैसे मैंने इनिशियली, मेरे को कोई भी वेरिएबल नहीं दिया है, मैं एक इक्वेशन बना रही हूँ जहाँ पर इनिशियली मेरे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो मैं ले लेती हूँ कि मानो वाई जो है मार्क्स वो डिपेंड कर रहा है मेरी स्लीप या फिर स्टडी पे। तो मैं इसको इनिशियली एक वेरिएबल ले लिया मैंने अपने इक्वेशन में। अब मैं देखती हूँ कि अगर मैं स्लीप और स्टडी को आपस में कंबाइन कर रही हूँ तो मेरे वाई पे क्या फर्क पड़ रहा है, या फिर मैं उसकी स्लीप और कोई और चीज देख लेते हैं। x3 क्या था हमारा? अटेंडेंस। स्लीप और अटेंडेंस को कंबाइन कर रही है, स्टडी और अटेंडेंस को कंबाइन कर रही है, तो मुझे क्या फर्क देखने को मिल रहा है? ओके। फिर मैं देखूंगी कि दो वेरिएबल्स, इनिशियली मैंने एक वेरिएबल लिया, फिर दो वेरिएबल्स को कंबाइन करके देखूंगी कि अगर वो इंसान उसके स्टडी आवर्स और सिर्फ स्लीप आवर्स को कैलकुलेट करूं तो कितना हमें फायदा दिख रहा है, और स्टडी आवर्स और अटेंडेंस को कंपेयर करो तो कितना दिख रहा है। ठीक है। दोनों मानो रिजल्ट्स को मैं कंपेयर करती हूँ और आर स्क्वायर्स निकालती हूँ। देन अभी हम क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स से x1 प्लस x2 हमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो हमने दोनों को रख दिया। और उसके बाद तीसरा वेरिएबल इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली आई नीड टू फाइंड द रिलेशन। तो मानो मैं इनिशियली देखती हूँ कि सबसे पहले तो सबसे ज्यादा फर्क क्या पड़ेगा मार्क्स पर, कि वो कितने घंटे पढ़ रहा है। उसके बाद अगला फर्क क्या पड़ सकता है कि कितने घंटे सो रहा है। ठीक है। अब इन तीनों को अगर कंबाइन करें और मेरे आर स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मेन चीज आर स्क्वायर की वैल्यू है दैट वी नीड टू कैलकुलेट। ओके। आर स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब फर्क पड़ रहा है वरना नहीं पड़ रहा। ओके। तो देखो, यहाँ पर जब हम मॉडल्स बनाते हैं, रिलेशंस बनाते हैं, हमारा रिलेशन कुछ इक्वेशन उस फॉर्म में होती है जो मैंने तुम्हें बताई थी, जैसे y इज इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स वन, इस फॉर्म में होती है। अब यहाँ पर हमें वेरिएबल चाहिए होते हैं, है ना। हमें वो मॉडल्स डालने हैं जिनसे एक्चुअली में फर्क पड़ रहा है, कि इनकी वैल्यूज डली और फर्क पड़ा। तो सबसे पहले स्टेप होता है हमारा आर स्क्वायर कैलकुलेट करने का, जो मैंने तुम्हें इधर बताया था, जिसको हम जिसका फॉर्मूला भी मैंने तुम्हें बताया था कि आर स्क्वायर हमारा कैसे निकलता है, एडजस्टेड आर स्क्वायर। तो मेरा काम होता है आर स्क्वायर निकालने का। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हम आर स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद हम एक एक करके वेरिएबल्स को इसके अंदर पुट करते हैं क्वेश्चंस के, जैसे x1 x2 ऐसे करके पुट करेंगे। सपोज मैंने इनिशियली माना कि मेरा जो आर स्क्वायर है वो सबसे हाईएस्ट रिजल्ट मुझे फर्स्ट वेरिएंस इस पर दे रहा है, x1 को जब यूज कर रही हूँ तब दे रहा है। तो मैंने क्वेश्चन बना दी कि y मेरा x1 है। ठीक है। अब मैंने देखा कि जब मैं y इज इक्वल्स टू x1 के साथ x2 को भी प्लस कर रही हूँ, तो मेरे को भी तो मेरे को कुछ आर स्क्वायर की वैल्यू मिल रही होगी। और x2 की जगह जब मैं x3 डाल रही हूँ तो भी कुछ आर स्क्वायर की वैल्यू मिल रही होगी। अगर दोनों वैल्यूज बराबर हैं, जैसे x1 प्लस x2 की वैल्यू, x1 और x2 को कैलकुलेट करने पे आर स्क्वायर जो आ रहा था वही x1 और x3 को कैलकुलेट करने पे आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, यानी दोनों सेम है तो कुछ भी ले सकता है। तो यहाँ पर हमने x1 प्लस x2 ले लिया। अब मानो x1 प्लस x2 ये मेरी इक्वेशन थी, इसके अंदर जब मैं अगेन एक थर्ड वेरिएबल डालूंगी टू कैलकुलेट द इक्वेशन विच इज अवर x3, तो अगर मेरी आर स्क्वायर की वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब कोई जरूरत नहीं है x3 को डालने की, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ रहा उससे, नहीं हो रही, और आर स्क्वायर इंक्रीज हो रहा है, तो वी कैन पुट द 3 एंड मेक द इक्वेशन लाइक दिस, y इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3। ओके। x1 plus x2 plus x3। I hope you are understanding. नहीं आ रहा तो just go through the notes once and you will understand. ठीक है। ओके। इतना समझ आ गया। तो बेसिकली हमारा मेन जो वो था वो इक्वेशंस बनाने का था।
तो यहाँ पर अब क्या होगा देखो, हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बनती है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ऐसा बनता है ना? ऐसा बनता है इक्वेशन। तो यहाँ पर जब हम मॉडल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? y इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन इंटू स्टडी आवर्स प्लस बीटा टू। सबसे ज्यादा फर्क स्टडी आवर्स में पड़ रहा है, तो बीटा वन के साथ स्टडी आवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि जब भी हम बीटा थ्री को डाल रहे थे, यानी कि जो लास्ट वेरिएबल अटेंडेंस था उसको डालने पे हमारे आर की वैल्यू पे कोई खास फर्क तो पड़ नहीं रहा था। तो इसलिए हमारी इक्वेशन बनी y इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन स्टडी आवर्स प्लस बीटा टू। अब मानो मुझे y की वैल्यू को प्रेडिक्ट करना है ना? अब देखो मॉडल तो हमारा कुछ ऐसा है, मॉडल हमारा ऐसा है, y इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू। ऐसा हमने मॉडल बना दिया कि x की जब वैल्यूज डालोगे तो y की ये जो मॉडल्स आते हैं वो जो भी y की वैल्यूज आती है वो इस मॉडल की वजह से आती है। यहाँ पर बीटा को हम नॉर्मली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? x का ट्रांसपोज x का इनवर्स इंटू x का ट्रांसपोज और y, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं, पूरी इक्वेशन बना देते हैं। अभी जो हमारी इक्वेशन बनी है वो नॉर्मल इस फॉर्म में बनी है, बहुत नॉर्मल, वी डोंट नो द वैल्यूज ऑफ बीटा एटसेट्रा, सो अवर इक्वेशन इज वेरी नॉर्मल फॉर्म। इफ यू वांट टू मेक इट मोर एक्यूरेट, जस्ट टेक द डेटा। ओके, डेटा को बनाते हैं। अब सबसे पहला काम क्या होगा? देखो अभी हमें बस इतना पता है कि हमारी इक्वेशंस कुछ इस तरीके से लग रही है कि वन इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन, कॉज हमारे पास वेरिएबल्स जो थे वो आर स्क्वायर की वैल्यूज के अकॉर्डिंग इस तरीके से चेंज हो रहे थे, मतलब आर स्क्वायर इस तरीके से चेंज हो रहा था अकॉर्डिंग टू अवर वेरिएबल्स। तो इस हिसाब से हमने एक रफ सी इक्वेशन बना दी। अब इसके अंदर हमें वैल्यूज भी तो चाहिए, बीटा की एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास एक्स आए हैं वो ज्यादा नंबर्स पे है, तो हमने एक्स की इस पूरे एक्स की एक मैट्रिक्स बना दी है ना। जो भी एक्स है वो पूरा एक लार्ज नंबर में है, तो वी कैलकुलेटेड इट्स मैट्रिक्स, वी मेड इट्स मैट्रिक्स, और एक बना दी वाई की मैट्रिक्स। ठीक है, एक्स की मैट्रिक्स बना दी और वाई की मैट्रिक्स बना दी। अब हमें क्या करना है? फॉर्मूला क्या होता है देखो, बीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बीटा होता है एक्स का ट्रांसपोज एक्स इंटू एक्स का होल इनवर्स और एक्स का ट्रांसपोज और वाई। तो हम यही करेंगे। यहाँ पर मुझे इन स्टेप्स को फॉलो करना है, एक्स का ट्रांसपोज इंटू एक्स करना है, फिर इसका होल इनवर्स करना है, फिर एक्स का ट्रांसपोज करके इसको वाई से मल्टीप्लाई कर देना है। जब ये सारे स्टेप्स तुम करोगे है ना, एक्स निकाला, एक्स का ट्रांसपोज करा, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करा, सो यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ बीटा विच इज 55.4, 2.57 माइनस 1.21। देखो हो क्या रहा है, अभी हमारा काम था y की वैल्यूज को प्रिडिक्ट करना, ठीक है, और हमें एक मॉडल बनाना था। हमने रफली मॉडल बना दिया ऐसा कि हमारा मॉडल है, मानो y इज इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स वन प्लस बी टू एक्स टू। ये तो हमारा रफ मॉडल बन गया। अब इसमें कमी तो वैल्यूज की है ना, बीटा की वैल्यू तो होनी चाहिए, एक प्रॉपर मॉडल तो है नहीं। अब बीटा की वैल्यूज के लिए, बीटा की वैल्यूज निकालने के लिए वी विल यूज दिस फॉर्मूला। बीटा की वैल्यूज निकालने के लिए we will use this formula। ओके, क्लियर? एक्स ट्रांसपोज वाला, तो जो भी स्टेप्स होंगे उसके हम फॉलो करेंगे, जो भी स्टेप्स होंगे, जैसे एक्स ट्रांसपोज को निकाला, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सारी चीजें, एंड उसके बाद हमें जो बीटा मिलता है वो एक मैट्रिक्स फॉर्म में मिलता है, क्योंकि हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो बीटा में जो पहली वैल्यू होती है वो हमें बीटा नॉट देती है, दूसरी वैल्यू बीटा वन देती है और तीसरी वैल्यू बीटा टू देती है। इसको जब हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास, y is equals to बीटा नॉट प्लस बीटा वन इंटू एक्स वन माइनस बीटा टू इंटू एक्स टू। ओके, ये इक्वेशन हमें मिली। तो इसको यहाँ पर हमारा जाकर फाइनल लीनियर मॉडल बना, यहाँ जाके हमारा फाइनल लीनियर मॉडल मिला। पहले तो हम चेक ही करेंगे कि ये आर स्क्वायर की वैल्यू से किस किस एक्स को डालने से आर स्क्वायर की वैल्यूज का फर्क पड़ रहा है। इनिशियली कोई वेरिएंस नहीं है, कोई भी वो नहीं है, तो हम अपने हिसाब से वेरिएबल्स लेंगे। देन जो भी हमारे पास आया उसमें वैल्यूज निकालते हैं बीटा की, और इस तरीके से एक इक्वेशन हमारी लीनियर मॉडल हमारा रेडी हो जाता है विथ नंबर्स। ओके, इतना समझ आ गया होगा।
अब हम बढ़ते हैं आगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। देखो, लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है कि कोई चीज या तो होगी ही होगी या नहीं ही होगी। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ऐसा नहीं होता कि जीरोस और वंस के बीच में आंसर आ जाए। ठीक है, लॉजिक से चल रहा है, बाइनरी फॉर्म में लॉजिक से चल रहा है। तो अब आंसर इसमें क्या होता है, या तो यस में होगा या नो में होगा। लाइक एक स्टूडेंट या तो पास होगा या फिर फेल होगा। ठीक है, अगर सपोज तुम एक कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो इंटर्नशिप के लिए, तो या तो तुम्हारी इंटर्नशिप एक्सेप्ट हो जाएगी या तुम रिजेक्ट हो जाओगे। सो जब हम यस और नो या फिर जीरोस और वंस के टर्म में बात करते हैं लॉजिकली, उसी को हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन बोलते हैं। ओके, सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज्ड फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन, या तो जीरो या तो वन। अब इस टाइम इसमें हम लीनियर रिग्रेशन को यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि लीनियर रिग्रेशंस वैल्यूज प्रेडिक्ट करती है बिटवीन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। लेकिन लॉजिस्टिक में जीरोस और वन में हमें आंसर पता चल जाता है। ठीक है, अब लॉजिस्टिक रिग्रेशंस निकालने के लिए वी यूज सिग्मोइड फंक्शंस। लॉजिस्टिक रिग्रेशंस को कैलकुलेट करते हैं p इज इक्वल्स टू 1 प्लस अपॉन 1 प्लस ई माइनस बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। ठीक है, बीटा नॉट बीटा वन वेरिएबल्स हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं। सो इन्हीं के टर्म्स में हमारी वैल्यूज निकलती है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम इसको फर्दर चेंज कर सकते हैं। ये इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये पूरा इधर गया लॉग के टर्म में, तो लॉग पी वन माइनस पी बीटा नॉट प्लस बीटा वन। अगर लॉग ऑड्स है तो लॉग ऑड्स हमारे इस तरीके से निकलता है। ओके, उसके बाद इंटरप्रिटेशन और ऑफ कोफिशिएंट्स, तो मैं बीटा नॉट और ये बता देती हूँ क्या होता है। बीटा नॉट हमारा होता है इंटरसेप्ट लॉग ऑड्स ऑफ सक्सेस, जहां पर एक्स हमारी जीरो है। बीटा वन हम लॉग ऑड्स निकालते हैं फॉर अ 1 यूनिट इंक्रीज इन एक्स। तो बीटा वन अगर ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि एक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, ऑर्डर रेशियो होती है इसमें ई बीटा वन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के हमारे कुछ assumptions हम लेते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशंस इंडिपेंडेंट होती है, कोई मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होती। ठीक है, उसके बाद लॉग ऑड्स लीनियर फंक्शंस होते हैं और लार्ज सैंपल साइज होता है, ये सब। यहाँ पर हम एस्टिमेट कैसे करते हैं, एमएलई का यूज करके, ओएलएस का यूज नहीं करते इसमें। इवेल्युएशन मैट्रिसेस, इसमें हम एक्यूरेसी देखते हैं, प्रिसीजन देखते हैं, ये सारी चीजें। अब देखो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बेसिकली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन से। सबसे पहले हम लीनियर रिग्रेशन का यूज क्यों नहीं करते, मैंने बताया। लीनियर रिग्रेशन हमें पहली चीज तो लीनियर रिग्रेशन में हमें आउटपुट जो मिलता है वो कंटिन्यूअस मिलता है, जबकि बाइनरी में जीरोस और वंस के फॉर्म में मिल जाता है, तो पता चल जाता है किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। लीनियर रिग्रेशन में लाइन कैन गो बिलो जीरो और अबव वन, विच इज नॉनसेंसिकल। तो इसके लिए हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकता है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ सकता है, जहां पर तुम पहले बताओगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन है क्या, एंड देन यू विल डिफाइन द इक्वेशंस। दो तरीके से इक्वेशंस बना सकते हो, एक तो होता है सिग्मॉइड फंक्शंस के टर्म्स में, जो मैंने तुम्हें पहले बताई थी। इवन यू कैन मेक द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लॉगेट मॉडल्स, जहां पर तुम इस तरीके से इक्वेशन बता सकते हो। पी होती है प्रोबेबिलिटी y के होने की, बीटा नॉट बीटा वन कोफिशिएंट्स होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ऑड्स रेशियो, तो ऑड्स मतलब लॉग ऑड्स, ऑड्स की रेशियो क्या होती है, तो यहाँ पर देखो लॉग ऑड्स के अंदर ऑड्स हमारे एक होता है p अपॉन 1 माइनस p। ठीक है, सक्सेस और फेलियर के केस में 1 यूनिट के केस में अगर ऑड रेशियो निकालिए तो e की पावर बीटा वन होती है। अगर बीटा वन 0.5 है तो वैल्यू हमारी ऑड्स रेशियो की 1.65 हो जाएगी। अगर क्वेश्चन ये आ रहा है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ऑड रेशियोज की वैल्यू क्या है, तो तुम पहले सक्सेस और फेलियर के लिए निकालते हो p अपॉन 1 माइनस p। अगर एक ही यूनिट के लिए निकाल रहे हो तो e की पावर बीटा वन ले लेते हो, और अगर बीटा की जगह 0.5 रख रहे हो तो ये हमारी ऑड्स की वैल्यू होती है। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यूज दे दी है। देखो, जीरो मतलब स्टूडेंट पास फेल हो रहा है, एंड वन मतलब स्टूडेंट पास हो रहा है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, सपोज तुम्हें एक डेटा सेट दे दिया कि एक्स है स्टडी आवर्स और वाई है स्टूडेंट के पास और फेल होने का रिजल्ट। तो अगर 2 घंटे स्टडी कर रहा है तो स्टूडेंट फेल हो रहा है, 4 घंटे स्टडी करके स्टूडेंट पास हो लाइक फेल हो रहा है, 6 आवर्स स्टडी करके स्टूडेंट पास हो रहा है, 8 आवर्स करके भी पास हो रहा है, और 5 आवर्स करके भी वो फेल हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब सपोज करो हमें वैल्यूज दे दी बीटा वन और बीटा जीरो की। बीटा जीरो दिया -7 और बीटा वन दिया 1.5।
अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन में वो सपोज तुमसे बोल रहे हैं कि अब अज्यूम करो या फिर प्रिडिक्ट करो कि अगर स्टूडेंट 6 घंटे पढ़ रहा है तो वो पास हो रहा है या फेल हो रहा है। ऐसा प्रिडिक्ट करने को बोला कि वो पास हो रहा है या फेल हो रहा है। अब देखो, अगर हमारा रिजल्ट जो है वो अप्रॉक्स होता है 0 के, जो भी रिजल्ट आता है वो 0 के अप्रॉक्स होता है, यानी कि स्टूडेंट होता फेल। अगर 1 के अप्रॉक्स आएगा, इसका मतलब स्टूडेंट हो रहा है पास। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि स्टूडेंट पास हो रहा है या फेल हो रहा है ना। वी नीड टू कैलकुलेट वेदर द स्टूडेंट इज गोइंग टू बी पास इन एग्जाम्स और फेल। तो यहाँ पर हमें बीटास की वैल्यू दे रखी है, तो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सिग्मॉइड फंक्शन का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ सिग्मॉइड फंक्शन है क्या, 1 में 1 प्लस ई माइनस ई बीटा नॉट प्लस बीटा 1। यहाँ देखो, मैं यहीं से दिखा देती हूँ, इधर तुम्हें क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। सिग्मॉइड फंक्शन हमारे पास क्या है, ये बीटा 1x। हमें सब कुछ पता है, हमें बस प्रेडिक्ट करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हम ये यूज कर लेते हैं 1/1 प्लस ई माइनस बी नॉट प्लस बीटा 1x1। अब जो भी वैल्यूज है हमारे पास हम डाल देते हैं। तो यहाँ देखो, बीटा नॉट की जगह पर -7 डाला, प्लस B1 की जगह पर ये डाला, और x हमें कितना दे रखा है 6, क्योंकि हमें 6 आवर्स में निकालना है कि 6 आवर्स में वो पास होगा कि फेल होगा। तो यहाँ पे 6 पुट कर दिया, पूरा करो सो 0.88 आ रहा है। दैट मीन्स इट इज अप्रोक्सीमेट टू 1, यानी कि 88% चांसेस है कि वो पास हो जाएगा एग्जाम में। तो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया कि वो पास हो रहा है। तो इस तरीके से हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में सिग्मॉइड फंक्शंस का यूज करते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि कोई पास हो रहा है, कोई फेल हो रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, कंक्लूड कर देते हैं कुछ। आई होप अब तुम्हें लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी समझ आ गया होगा। अब देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड लॉजिस्टिक। तो लीनियर में जो डेटा होता है वो कंटिन्यूअस होता है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फॉर्म में होता है। यहाँ ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। इक्वेशंस अलग होती है, लीनियर में y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1x होता है, एंड यहाँ पर सिग्मॉइड फंक्शन का यूज होता है। तो एस्टिमेशन लीनियर रिग्रेशन को हम ओएलएस मेथड से एस्टिमेट करते हैं, लीस्ट स्क्वायर से, और यहाँ पर मैक्सिमम लाइक्लीहुड से करते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में डिफरेंस आ गया तो एटलीस्ट यू कैन राइट द डिफरेंस। ओके, एंड नाउ वी हैव द लास्ट टॉपिक, पॉइजन रिग्रेशन मॉडल, एंड विद दैट वी आर गोना एंड अवर यूनिट 2। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है, पॉइजन रिग्रेशन मॉडल। पॉइजन रिग्रेशन एक तरीका का जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल है। लीनियर मॉडल हमने पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ पर हम डेटा को काउंट करते हैं, दैट फॉलोज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इट्स यूज्ड व्हेन द आउटकम वेरिएबल रिप्रेजेंट काउंट ऑफ अकरेंस। ठीक है, यहाँ पर जब भी हमारे पास आउटपुट में ऐसा आएगा कि हमें काउंट कर, देखो लॉजिस्टिक का यूज करते हैं जब हमसे पूछा जाता है कि चलो बताओ ये पास होगा, ये फेल होगा, मतलब क्लियर है। अगर नंबर प्रिडिक्ट करने को बोला तो वी आर गोना यूज पॉइजन रिग्रेशन मॉडल व्हेन वी नीड टू लाइक, जैसे नंबर ऑफ इवेंट्स बताओ, एक्सीडेंट्स कितने हुए ये बताओ, सो ऐसे कुछ नंबर काउंट करने को बोला तो पॉइजन रिग्रेशन मॉडल यूज होगा। ओके, अब यहाँ पर आउटकम्स होते हैं, हमारे पास प्रिडिक्टर्स होते हैं जिनको एक्स को ही प्रिडिक्टर्स बोलते हैं, और हमारे पास कुछ अजम्पशंस होते हैं। ठीक है, प्रिडिक्टर आउटकम रिस्पॉन्स वेरिएबल इज अ काउंट। प्रेडिक्टर कैन बी कंटिन्यूअस या फिर कैटेगोरिकल भी हो सकता है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन ही कर लेते हैं सो दैट समझ आ जाएगा तुम्हें। क्वेश्चन से पहले हम फॉर्मूला देखते हैं कि अगर हमें पॉइजन रिग्रेशन निकालना है तो उसके पीछे का फॉर्मूला क्या होता है। पॉइजन रिग्रेशन वी आर गोना कैलकुलेट इन विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन व्हिच इज log y is equals to बीटा नॉट प्लस बीटा 1x1 प्लस बीटा 2x2। ओके, यहाँ पर लेमडा हमारी एक्सपेक्टेड काउंट है, बीटास हमें पता है क्या है। ओके, और यहाँ पर एक्सपेक्टेड आउटकम निकालना है, तो एक्सपेक्टेड आउटकम्स के लिए वी कैन यूज दिस। एक्सपेक्टेड आउटकम्स के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले, और फिर इसको देखेंगे कि सॉल्व कैसे होगा, क्या सीन है। क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन आया, प्रिडिक्ट करना है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। अब यहाँ पर ये नहीं पूछा कि एक्सीडेंट हुए हैं कि नहीं, तो वी कैन नॉट यूज लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। दे आर सेइंग कि प्रिडिक्ट करो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने, सॉरी प्रिडिक्ट करो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने हुए हैं एट एन इंटरसेक्शन बेस्ड ऑन ट्रैफिक वॉल्यूम एंड वेदर कंडीशन। लाइक अगर ट्रैफिक ये था और वेदर ये था तो इसके बेसिस पे कितने एक्सीडेंट्स हुए होंगे। ठीक है,
यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर 300 ट्रैफिक वॉल्यूम थी और एक रेन हुई थी तो 4 एक्सीडेंट्स हुए थे। डेटा देखो लॉगरिथम में दिया है। अब हमें जो पता है हम वो यूज करेंगे। सबसे पहले तो स्टार्टिंग में तो हमें कुछ नहीं दिया हुआ, तो लेट अस क्रिएट अ इक्वेशन। तो इक्वेशन बनाई लॉगरिथम। ये जो हम कर रहे हैं पॉइसन रिग्रेशन, यहाँ पर हमने ले लिया लॉग लैम्डा बी नॉट प्लस बी वन एक्स वन प्लस बी टू एक्स टू, ये लिया। लैम्डा हमें बता रहा है कि अब हमें बताना है कि इन तीनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने हुए होंगे, है ना। तो ये हमारा लैम्डा हो गया। एक्स वन बता रहा है ट्रैफिक की वॉल्यूम, एक्स टू की वेदर कंडीशन, ये बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब क्या होगा कि डेटा को जब तुम फिट करोगे और इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, लाइक इसमें पहले x1 की वैल्यूज पुट करनी है, x2 की वैल्यूज पुट करनी है, तो इन सबको करके हमें बीटा नॉट्स मिलेंगे। ओके, यहाँ पर बीटा की वैल्यूज मिलेंगी। क्लियर, x1 को पुट करा, x2 को पुट करा, ये सारी चीजें करी, तो यहाँ से हमें बीटा की वैल्यूज मिल जाएगी। अब देखो, यहाँ से जब बीटा की वैल्यू मिल गई 0.5, 0.01, 0.8, तो इस मॉडल को हम ऐसे लिख सकते हैं, सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे इक्वेशन में कुछ इस तरीके से। उसके बाद if you want to predict the expected number of accidents when the traffic volume is 400 and weather is clear, suppose हमसे बोला, देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, लॉगरिथम इक्वेशन में वैल्यूज को डाल लिया और यू नीड टू फाइंड द बीटा। ठीक है, जैसे ही बीटा तुम्हें मिल जाएगा, यहाँ पर तुम लिख सकते हो। देखो कभी कभार इफ योर लक इज गुड तो तुम्हें बीटा की वैल्यूज दे दी जाती है और कभी कभार तुम्हें निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ से तुम बीटा कैलकुलेट कर दोगे मॉडल को फिट करके। उसके बाद इसमें पुट करना है। अब मानो तुमसे पूछा कि मुझे बताओ, हमें प्रिडिक्ट करना है कि उस दिन कितने नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हुए थे जिस दिन ट्रैफिक 400 था और वेदर हमारा क्लियर था। ठीक है, तो ट्रैफिक 400 था यानी कि x1 की वैल्यू हम 400 डाल देंगे, और वेदर क्लियर था यानी कि x2 की वैल्यू वी कैन पुट 0। तो जब ये डालेंगे तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर 4.5 आया। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज अप्रॉक्स चाहिए, तो e की पावर 4.5 करेंगे तो 90.02। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने हैं, 90.02, जब ट्रैफिक वॉल्यूम 400 थी और वेदर क्लियर था। तो आई होप तुम्हें इससे समझ आएगा कि किस तरीके से हम लॉगरिथमिक का भी यूज करते हैं और पॉइजन रिग्रेशन का भी यूज करते हैं। सो अगर तुमने ये वीडियो अब तक देखी है एंड यू आर स्टिल वाचिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर सो मच फॉर वाचिंग यहाँ तक। ऑल्सो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कर देना, सो दैट बाकियों की भी हेल्प हो जाए। बाकी मैं ऐसी और भी वीडियोस बनाती रहूंगी। सो अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।